गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक जुमला सबीन अक्सर आप कहते हैं जब भी मैं कहीं एंजॉय कर रहा होता हूँ, वो क्या होता है? क्या आग लगे बस्ती में शुएब अपनी बस्ती में। कल भी ऐसे ही चल रहा था, इतने मामलात कल चल रहे, हर कोई टीवी के आगे बैठा हुआ जी। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक जो एक तमाशा चलता रहा है ऑनेस्टली, तो वो सब देखते रहे बैठ के। और शुएब साहब जो थे वो आराम से मौजे मार रहे थे। ठीक करना चाहिए ना, ऐसे ही था, तकरीबन ऐसे ही था। पैराग्लाइडिंग की आपने प्रॉब्लम? आई एंजॉयड दैट। मेरा प्लान था इस वीकेंड पे पैराग्लाइडिंग का, मैंने पैराग्लाइडिंग की, मैंने एंजॉय किया। देखिए बात क्या है, बात वही है कि आपके रहने से भी कुछ नहीं होना था, आपके ना होने से भी कुछ नहीं होना था, और वैसे भी कुछ नहीं होना तो कुछ नहीं हो रहा था, कुछ हुआ भी नहीं। अब फिलहाल तक कुछ नहीं हुआ। जो दिन तक सुबह तक बैठे रहे, रात तक जिन्होंने वेट किया वो, लेकिन बहरहाल वो ना होने की वजह यह है कि मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई है। इजलास हुआ लेकिन मौखर हो गया, तो क्योंकि पूरे नहीं थे वोट, तो अगले दिन पे शिफ्ट होना अभी पूरे हैं। अभी तक कोशिश ये की जा रही है कि हो जाएंगे। जी, आईनी तरमीम की हम बात करें, जो कि जाहिर है आईनी तरमीम से मुताल्लिक आज हम आगे चल के बात भी करेंगे कि लेट्स सी क्या होता है उसमें, जो कि आज इजलास होना है कौमी असम्बली का भी, सेनेट का भी 12:30 बजे। तो बढ़ते हैं आगे और मूड को चेंज करते हैं। हमने बता दीजिए कि ठीक है मामलात अपनी जगह, लेकिन आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना उसको मुतासिर नहीं करना, खाते पीते रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए ना। अब मूड अच्छा करने की बात होगी, मूड अच्छा तभी होगा ना जब आपके सामने खाना अच्छा से होगा। कितना खा लूंगा? मेरा मूड तो खाने पे, आप तो बहुत खाते हैं। कितना खाता हूं? आप अगर दुनिया में मुझसे कोई पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा शख्स खाता है, तो मेरे दिमाग में जुबान पे पहला नाम आपका आएगा। आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँगा? मेरी नाजरीन को क्या पता, नाजरीन के सामने प्लेट रख के खाते हैं। नहीं देखिए, आप हमारे सामने खाते हैं। आपकी फिजिकल अपीयरेंस बता रही होती है आप कितना खाते हैं। जी नहीं, खाना देखिए कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोगों को नहीं लग रहा होता। कुछ लोग थोड़ा सा भी पानी भी पी लेते हैं उनको बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग हैं जो कि अच्छी बात है कि अगर वो खाते हैं तो वो अपने आप को फिट भी रख रहे होते हैं। गुड पॉइंट। लेकिन देखिए मेरा रिस्क लिखा हुआ है ना कि मैंने इतना खाना है तो मैं उतना खा रहा हूँ। मैं ज्यादा नहीं खाता, ये आपने खामखा मुझे बदनाम किया। ये सही बात है कि जिसका जितना निवाला जहाँ से लिखा हुआ वो मिलकर उतना ही खाते, वो आपको मिलकर रहता है। अच्छा, कुछ ऐसी तख्लीकात हैं दुनिया में कि जिनके रिस्क की जब हम बात करें, ज़ाहिर उनका लिखा गया है कि उनका रिस्क है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खाते हैं। तो इसलिए आज सवाल है हमारा, वो आपसे भी और आपसे भी है कि अगर हम जानवरों की बात करें, क्योंकि हमें कुछ बहुत बड़े बड़े जानवर नज़र आते हैं और हम देखते हैं कि इतने बड़े जानवर हैं, इतने खाते पीते होंगे, तो आज सवाल यह है कि सबसे ज़्यादा कौन खाता है, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा खाता है? मेरा फोकस जानवर पे है तो इसलिए जानवर की बात करनी है आपने। आप बताएं, मुझे बताएं, खुश्की पे रहने वाला जानवर और ज़ेरे ज़मीन रहने वाला जानवर। पहले ले लिया था मैंने इसीलिए बात चेंज कर दी है क्योंकि अक्सर मेरे माइंड से जो लफ्ज़ है ना वो स्किप हो जाते हैं, तो मेरे माइंड से मैं फौरन कहता है इंसान सोशल एनिमल है। ज़्यादा खाना मेरे माइंड में रहता है। नहीं हो जी, आगे बताएं कौन सबसे ज़्यादा खाता है? मुद्दे पे आए, कौन सबसे ज़्यादा खाता है? जानवर। हाँ अच्छा, जानवर मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको भी बताती हूँ। ज़ेरे ज़मीन अगर हम बात करें तो जो ब्लू व्हेल है, ज़ेरे ज़मीन मतलब पानी की अगर बात करें, समंदर की बात की जाए तो वो ब्लू व्हेल सबसे ज्यादा खाती है। कितना खाती है? बस मुझे नहीं पता। ज्यादा खाती है। अग्रीड, जवाब दुरुस्त हुआ। और अगर आप जमीन की बात करते हैं कौन ज्यादा खाता है, तो हाथी सबसे ज्यादा खाता है। शुक्र शेर ने कहा आपने। नहीं, हाथी खाता है। हाँ, हाथी सबसे ज्यादा खाता है। हाथी सबसे ज्यादा खाता है जी। कितना खाता है ये हम आपको बता देते हैं जी, क्योंकि एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर मिकदार के लिहाज से देखें और सबसे ज्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करने की बात करें, तो इस तरह आपने कहा कि ब्लू व्हेल, और इसी के साथ साथ अगर हम खुश्की की बात करें तो हाथी, जो कि बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको हम डिटेल्स शेयर करेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो मैं बता पाऊंगा, वरना शायद मैं ना बता पाऊँ क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर होता है। तो बताना चाहता हूँ मैं आपको कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं ब्लू व्हेल की, मेरा ख्याल है मैं यहाँ से बता देता हूँ। जो ग़िज़ा की हम बात कर रहे हैं, तो जनाब रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा ग़िज़ा खाने वाले जानवर ब्लू व्हेल की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है उसकी बात पहले कर लेते हैं। नहीं, मैं यहीं से बताऊंगा। तो हाथी की बात पहले करता हूँ। अफ्रीकी हाथी जिसको औसतन वजन 6000 किलोग्राम होता है, यानी ये हाथी तकरीबन 60 किलोग्राम खुश्क चारा खाता है। क्योंकि स्टैट्स से मैंने कहा जी मैं आपको देख के बता दूं कि गलती ना हो जाए इसमें। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे ब्लू व्हेल की, तो ब्लू व्हेल की बात भी करेंगे और उसकी बात करें तो यौमिया खुराक तकरीबन 4 टन तक इसकी हो सकती है। 4 टन? जी हाँ, 4 टन। अच्छा, इसमें सबीन जब कोरल की बात करें ना, रोजाना कोरल नामी 4 करोड़ समंदरी हयातियात को अपनी खुराक का हिस्सा बनाती है ब्लू व्हेल।
चलें, ये अल्लाह की कुदरत और वही वाली बात है जो आपने पहले बात की थी, जोक्स असाइड, बट जिसका रिस्क जो है ना, कहते हैं रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ तमाम मखलूक के लिए, तमाम जानदारों के लिए, ऐसी है। तो उसी लिहाज से जब आपका जहाँ से लिखा हुआ है आपको वहीं से मिलता है, और जिस तरह भी कोई भी हो तो वो ज़ाहिर पर रिस्क लिखा हुआ है। चलो नाज़रीन बढ़ते हैं आगे और दीगर खबरें शामिल करते हैं, लेकिन इससे पहले कि दीगर खबरों की तरफ हम जाएं तो बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की, कि मौसम आज कैसा रहेगा। अभी बताते हैं जी पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा। सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करेंगे। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में कम से कम आज 22 ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में कम से कम 26 ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची की बात करें, कराची में कम से कम 27 ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 24 ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा में कम से कम 14 ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। सूरज चमक रहा है और वो जो बारिश की पेशन गोई थी दोबारा से वो मैंने होते नहीं देखी वीकेंड में। वीकेंड पता ना कि बारिश हो जाएगी, लेकिन ये वाली बात है कि अनप्रेडिक्टेबल वेदर। नहीं, कुछ जगह बारिश हुई वीकेंड पे, वैसे कुछ जगहों पर। कहाँ पे? आई वाज इन कोहाट, वहाँ बारिश हुई थी। अच्छा, वेरी नाइस। चले आपने तो एंजॉय कर लिया वहाँ पे। ट्विन सिटीज़ की या बड़े शहरों की अगर बात करें, कराची की, लाहौर की, तो वहाँ पर बारिश हमने नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि लेकिन मौसम बड़ा प्लेजेंट हो जाता है जी। मगरिब के बाद जो मौसम, सूरज ढलने के बाद जो मौसम होता है ना, वो आप बाहर आउटडोर आराम से बैठे हैं और बड़ा अच्छा सा मौसम है, ना सर्दी ना गर्मी, प्लेजेंट वेदर। एब्सोल्युटली, इस मौसम को चले हम एंजॉय भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू की। वो इशू होता है सेहत का। हम सब ये जानते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की परवरिश में हम ये देख रहे होते हैं कि चूंकि जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि उनकी सेहत मुतासर हो रही होती है। और इस पर सवाल भी हो रहा होता है, अगर ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं तो इनकी प्रोडक्शन क्यों है, इनकी इतनी मार्केटिंग क्यों है, क्यों हम इसके तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं। तब बरतानवी हुकूमत ने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया है। ऐलान उन्होंने ये किया कि अगले साल यानी 2025 में रात 9 बजे से पहले टेलीविजन पर जंक फूड की कोई मार्केटिंग नहीं होगी, मुकम्मल पाबंदी इस पर आयद होगी। अच्छा, ये इस वजह से भी कि कम लोग देखते हैं टीवी 9 के बाद प्रोबेबली, तो जितने कम लोग अट्रैक्ट हो सके, और स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से कि वो जल्दी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जंक फूड के शौकीन होते हैं ना, कि हमें जंक फूड खाना है और क्रेविंग्स देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। तो 9 के बाद का टाइम ये है कि अच्छा बड़े दिनों के ऐसे आपने कैसे कैलकुलेट कितना बच्चों को देना है। ठीक है, बिल्कुल देखें, आप खत्म भी नहीं कर सकते, और बिजनेस इज बिजनेस, और ज़ाहिरा आपकी एक तरह से देखा जाए तो आपकी आसानी के लिए भी ये बनाया गया जंक फूड। कुछ जगहों पर जहां पर हम देखते हैं कि खाना खराब हो जाता है, उसको फिर महफूज करने के लिए तरीकेकार यही है ना कि उसे प्रिजर्व तो करें। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने कितनी क्वांटिटी में कितना लेना है, ये बहुत ये गाइडेंस मैटर करती है। मैं हमेशा कहती हूँ चीज़ बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल सही या गलत करते हैं। और सभी इसके साथ सोशल मीडिया पर भी तशहीर पर पाबंदी आयद करने का फैसला उन्होंने किया, व्हिच इज वेरी नाइस कि सोशल मीडिया पर भी उसकी तशहीर उस तरीके से नहीं होगी। अगर बच्चे देख रहे हैं तो टीनेजर्स स्पेशली, आप देखें ना YouTube पे देख रहे हो तो एकदम बीच में ऐड आता है किसी जंक फूड का, तो वो कह रहे हैं उस पे पाबंदी होगी। और जैसे ही ऐड आता है वैसे ही दिल करता है। सही बात है। वैसे कोई आपने सालों साल वो चीज़ ना देखी हो, लेकिन एक साल के बाद भी अगर वो चीज़ आपके सामने आ रही है ना, तो आपको, और वो इतनी टेम्पटिंग होती है ना, वो एड जिस तरह के बने हुए होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, एकदम ज़हन बन जाता है मुझे ये खाना है, फिर जब तक वो ना खाऊं तो तसल्ली नहीं होती। ओहो, ये तो मामला जाहिर है, आपका तो मामला मैंने बता दिया है, फिर मैंने हाथी का भी बताया, फिर मैंने ब्लू व्हेल का भी बताया। ज्यादा खाने की बात नहीं की, हाँ स्पेसिफिक कोई चीज खाने का। मैंने तो ऑलरेडी इस पे इतनी लंबी डिस्कशन जो है वो तो जाहिर सी बात है ना। अच्छा ठीक है, आपने कर ली। अब बहरहाल जी, वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर उन्होंने कहा कि जो हम स्टेप्स ले रहे हैं, जो ऐलान उन्होंने किया है, ये शहरियों की सेहत के लिए, उनकी सेहत को महफूज करने के लिए है। अच्छा, इस फैसले में लेकिन एक और चीज़ भी हमने देखी है कि एक बहस शुरू हो गई है बरतानिया में। कुछ शहरी इसकी हिमायत कर रहे हैं, जब कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी मुखालिफत भी कर रहे हैं, जो इसको सपोर्ट कर नॉर्मल है, नॉर्मल सी बात है। हर कोई साथ नहीं देगा। And I guess it's good कि इस पे डिबेट हो रही है। It's very good। लोग कम से कम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्कस करेंगे आप तो उसमें कंक्लूजन पे आप तभी निकलेंगे, पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। बहुत से लोग सबीन जो कि ज़रा उसके उस पर बात पहले नहीं करते थे या उस पर डिस्कस नहीं करते थे, अब जब वो डिस्कस करेंगे इशू नहीं लगता था, क्योंकि वो इतना आम हो गया था। जब इतनी कॉमन एक चीज़ आप देख रहे होते हैं कि हर तरफ चल रही होती है, तो आपका ध्यान नहीं जाता कि क्या वो चीज़ ठीक है या गलत है, या उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना है। बेसिकली इसमें इस्तेमाल की बात है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़े जी, और पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की बात करते हैं, जिसके लिए जाने वाला स्पेस एक्स का मिशन कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद अब जमीन पर वापस पहुंच चुका है। तो हम कहते हैं जी आया नु, वेलकम बैक। स्पेस वॉक, जस्ट इमेजिन। या हम तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नहीं, हमने कुछ वीडियोस में अभी हम दिखा भी रहे हैं जिस तरह से ओवरऑल। अच्छा, स्पेस एक्स के पोलरिस डॉन मिशन, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो कैप्सूल है वो खलीज मैक्सिको में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक जजीरे के करीब उतरा है,
और इस मिशन के दौरान जो खलाबाज हैं उन्होंने चूँकि खला में वॉक की थी, जो हम जिक्र भी कर रहे हैं, स्पेस सूट टेक्नोलॉजी की जांच के लिए इस मिशन को एक संग मील करार दिया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मली भी ऐसे किसी भी मिशन से मुतालिक हम जब बात कर रहे होते हैं तो वो फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस मिशन से जब आप सीखते हैं, बहुत चीज़ें एनालाइज करते हैं, यू लर्न, तो आगे आने वाले मिशन में उसका फ़ायदा हो रहा होता है। एग्जैक्टली सो हम वही बात है, देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। हाँ। और बड़ी मेहनत का काम है। बट आई हैव हर्ड कि पाकिस्तान से भी एस्ट्रोनॉट गालिबन 2026 में शायद एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जा रहे हैं, द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम पाकिस्तान। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान इस मैदान में किस तरीके से आगे बढ़ता है। विश के हम भी आगे बढ़े हैं। दुनिया जब हम कहते हैं चांद पे पहुंच गई है तो हम भी खला में पहुंच जाएं किसी तरह से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ें जी। मलेशिया के एक यूट्यूबर नाइजिलिंग ने लोगों की मदद से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उसकी बात करते हैं। नाइजिलिंग ने अपने ही मशहूर कैरेक्टर अंकल रॉजर इसका रूप धारा, और इस रूप धारने के लिए उसने लोगों को कोलालमपुर के एक शॉपिंग मॉल के बाहर जमा किया। इस दौरान 388 अफराद अंकल रॉजर की तरह नारंगी रंग की शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहनकर वहाँ पहुँचे। आलमी रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। और ये जो कैरेक्टर है अंकल रॉजर, बड़ा मज़ाया सा इसका अंदाज, कंटेंट फेमस, हाँ, फूड कंटेंट क्रिएटर पसंद करते हैं, हाँ, और आलमी शेफ्स पर तनकीद करते हैं बेसिकली एज अंकल रॉजर। तो ये क्रिटिक हैं ये, और देखते हैं जी कि किस तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया उनको, और दैट्स हाउ दे क्रिएटेड दिस रिकॉर्ड। वेरी नाइस। चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ दीगर खबरें हम शामिल करते हैं। बात करते हैं माहौल की, बात करते हैं माहौल को जिस तरह से हम मुतासर कर रहे हैं उसकी। तो आज दुनिया भर में इसी की आगाही का दिन, यानी ओजोन तय, जब हम कहते हैं ना ओजोन लेयर, उसका आलमी दिन मनाया जाता है ताकि हम सबको मालूम हो कि ओजोन लेयर क्या है, कितना हमने इसको मुतासर किया, इसका क्या इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर है। एक बहुत आम जुबान में अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें, ऑलरेडी आप अपनी किताबों में पढ़ते भी आ रहे हैं बच्चे हमेशा से, कि एक लेयर होती है बेसिकली ये, जिससे सूरज की जो नुकसान देने वाली शुआएं होती हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती है, वो ज़मीन तक आने नहीं देती। बट ज़ाहिर है जिस तरह से हमें बचाती है कि वो एक लेयर है, और अगर सूरज से ऐसी नुकसानदेह शुआएं आ रही हैं तो वो बाउंस बैक होती हैं, वो ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही होती। लेकिन जाहिर सी बात है जब एक लेयर की आप बात करते हैं और ओवरऑल जब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा क्लाइमेट इससे हमने इसको कितना डिस्टर्ब कर दिया है, तो इस जो लेयर होती है उसके अंदर जो है वो एक तरह से स्क्रैचेस हम कह सकते हैं आना शुरू हो जाते हैं, जिससे जो शुआएं हैं वो ज़मीन तक पहुंचती हैं, जो नुकसानदेह शुआएं हैं। और जिस तरह हम अभी बात कर रहे होते हैं कि सूरज की नुकसानदेह शुआएं जो है किस तरह से वो स्किन कैंसर का बायस भी बन रही हैं, हम इसके पे आगाही भी देख रहे हैं, हम इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट होते भी इंटरनेशनली हम देखते आ रहे हैं कि जितना आपके लिए सूरज की शुआएं इंपॉर्टेंट होती हैं, कितनी आपकी सेहत के लिए विटामिन डी के परस्पेक्टिव से वो सब, और ये हमारी अपनी वजह से, इस लेयर की डिस्टर्बेंस की वजह से वो नुकसानदेह शुआएं भी ज़मीन तक पहुँच रही हैं, जिससे हमारी हेल्थ जो है मुतासिर हो रही है। और करना क्या हमने, सिर्फ और सिर्फ अपना कार्बन एमिशन जो है वो कम करना है, पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर की, जिस तरह सभी आपने इतना डिटेल से एक्सप्लेन किया, कितना कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, और हम सब के लिए ज़ाहिर है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, कि हमें आगे वाले नस्लों के लिए भी इस महफूज रखना है, इस दुनिया को, इस खत्ते को, उसके लिए हमें कोशिश करनी होगी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ और मामला हम वो शेयर करते हैं, और अब एक मौजू है जो हम डिस्कस करेंगे। हम अक्सर जब हम शादी ब्याह के मामला देख रहे होते हैं, हम रिश्ते के मामला देख रहे होते हैं, ख्वाहिश क्या होती है बहुत सारे लोगों की, जी बाहर का रिश्ता मिल जाए हमें, क्या बल्कि रिश्ता बताने वाले क्या कहते हैं, वो जी लड़का बाहर होता है, करता क्या है, इस पे बात नहीं हो रही, लड़का बाहर होता है, कैसा है ये भी बात नहीं हो रही होती। लड़के की क्या आपने चेक किया, उसका बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी शख्सियत कैसी है, क्या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है चेक नहीं की जा रही होती। माँ बाप भी होते हैं जी बाहर का रिश्ता है, जी बाहर का, सेटल होगा लड़का। और ऐसे कितने केसेस हम देखते हैं शोएब, लड़कियां जब यहाँ से जाती हैं और उसके बाद वहाँ के कवानीन का नहीं पता होता, एक नया बेसिकली उनके लिए इन्वायरमेंट होता है, दे डोंट नो कि उनको किधर जाना है, किसके पास, जब अपने भी उनके पास नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि लड़कियाँ किस कदर मुश्किलात का शिकार होती हैं, ओवरऑल मेंटल अब्यूज़ हम देख रहे होते हैं, और बाद में वो सामने आ रही होती हैं जब मामला बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और उसके बाद पेरेंट्स कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा था। सो आज बेसिकली ज़रा हम इस पर बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ सबिन ज़रा हम इसको एक्नॉलेज भी करते हैं कि बहुत सी लड़कियां बाहर जाके अच्छी ज़िंदगी गुजारती भी हैं, दे आर हैप्पी एज वेल, बहुत अच्छे फैमिलीज भी होती हैं। लेकिन ज़रा हम जो बात दूसरे एलिमेंट की कर रहे हैं वो इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है हम सब के लिए, कि अगर आपने सही छानबीन नहीं की, आपको नहीं मालूम, और आपने इस तरह से शादी का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
तो ऐसे में आज हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे। माहिर कानून यासिर शम्स ने हमें ज्वाइन किया। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यासिर साहब, जब हम ऐसे मामला देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां, चूँकि हम ने रिपोर्ट होते देखे हैं ऐसे केसेस, और अंडर रिपोर्टेड है, ज़ाहिर है ये मामला, बहुत सी लड़कियां सिर्फ इस बुनियाद पर रिपोर्ट भी नहीं कर रही होती कि वो चाहते हैं बस घर बसा रहे उनका, दे कंटिन्यू सफ़र कर रही होती हैं वो उसी सिचुएशन में। थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा, कौन से केसेस देखे, किस नौयत के केसेस देखे, नॉर्मली क्या होता है, किस तरह का वायलेंस, तो लड़कियां फिर किस तरह से रिपोर्ट करती हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाई जाती है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। बड़ा सेंसिटिव मौजू है, बहुत ही सेंसिटिव मौजू है हर माँ बाप के लिए जिसकी बेटी बाहर है। बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। इवन उसका बेटा भी अगर बाहर है तो भी उसके लिए भी बड़ा सेंसिटिव मौजू है, दोनों के लिए वाइस वर्सा है। और लड़कियां थोड़ी, मतलब लड़कियां भी माशाल्लाह आजकल बड़ी टफ़ हैं, चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं, लेकिन जब उनको उनका लाइफ पार्टनर बड़ा ख़तरनाक किस्म का मिलता है, जिसका रिकॉर्ड भी होता है कि हाँ जी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं और वो गलत जगह पे चली जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ इस रिश्ते की, इस चीज़ की खातिर कि वो उनका बाहर का रिश्ता है, तो बेचारियों की ज़िंदगी बड़ी मिज़रेबल हो जाती है। इस सिलसिले में मैं वालिदैन से गुजारिश करूँगा, बहुत सोच समझ कर अपनी बेटी का रिश्ता करें और अपने बेटे का भी रिश्ता करें। ज़रूरी नहीं है जो रिश्तेदार जिसको आप जानते हैं या वो रिश्तेदार जिस बच्चे को आपने देखा हुआ है वो वहाँ के माहौल में बहुत अच्छा होगा। नो, ऐसा नहीं है। आपको चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो, चाहे वो बेटी के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं या बेटे का आपका रिश्ता वहाँ पे हो रहा है, मेक श्योर अबाउट दैट थिंग। दोनों की इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाएं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माशरा अलग है, हमारा माशरा अलग है। वहाँ के नॉर्म्स, वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस अलग हैं, यहाँ के नॉर्म्स वगैरह अलग हैं। अच्छा, किस नौयत के केसेस? कि इसके अंदर मैं इस केस की बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ, एक बड़ी यहाँ पे एक वेल एजुकेटेड, हाईली प्रोफाइल, एक हाईली कंसाइज एम्बेसी में लड़की काम करती थी। उसकी शादी हुई और वो माइग्रेट करने के बाद पता चला, मैं उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा कि वो किस जगह काम करती थी और कौन से मुल्क में गई, बस जब वो बाहर गई, जब वो बाहर गई तो उसने वहाँ पे देखा जो उसकी लड़का अच्छा था, लड़के की जो वालदा थी वो जादूगरनी थी और वो रियल थी, मतलब शी इज़ वो ब्लैक जादू करती थी। अच्छा। और वो सारे उस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। वहाँ पे आपके उस माशरे के अंदर ये बड़ी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद उन्होंने उस लड़की की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया और उसकी मिज़रेबल लाइफ कर दी। मतलब उनको एक मासी चाहिए थी जो कि उनको घर पे आके काम करने के लिए थी, वो यहाँ पे कैरियर ओरिएंटेड लड़की, और वहाँ जाके उसके साथ ये सीन हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उस पर करम किया और उसने हमसे रब्ता किया, हमने उसको गाइड किया कि सबसे पहले पुलिस को इन्वॉल्व करो इस चीज़ के अंदर। उसने जब पुलिस को इन्वॉल्व किया, वहाँ की पुलिस भी वैसी है, उसने कोशिश की कि भाई ये पैचअप हो जाए, चीज़ें हो जाए, लेकिन फिर दूसरे अटैम्प्ट के अंदर जब उसको मार पड़ी वहाँ पे, उसके लिए परेशानी क्रिएट हुई और बहुत ज़ख्मी हुई, तो फिर उसको घर से निकाला गया। तो फिर उसने पुलिस से रब्ता किया, जब पुलिस से रब्ता किया, पुलिस ने उसको बिल्कुल हेल्प आउट किया। एक पढ़ी लिखी लड़की इस तकलीफ़ के अंदर आ गई और वो तकलीफ़ जो उसने मुझे बताई, फिर मैंने उसको वहाँ पाकिस्तान से बैठ के उसकी कानूनी हेल्प में यहाँ से की। मेरे वहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, उन्होंने उनको हेल्प आउट किया, उसको लीगल एड पहुँचाई गई। गवर्नमेंट ने वहाँ पे उसको भरपूर सपोर्ट किया, उसको वहाँ पे घर लेकर दिया और वो अब वहाँ पे लीगली वहाँ पे वो रह रही है और उसकी लाइफ जो है वो चल रही है। लेकिन मेक श्योर अबाउट दैट थिंग, आप लोग जब भी रिश्ता करें, ग्राउंड्स को चेक करें, क्या है, कैसा है। बहुत आसान होता है चेक करना, इतना मुश्किल नहीं होता चेक करना, लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ रिश्ते की लालच में कि बाहर का रिश्ता है, बाहर का रिश्ता है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल। यासिर साहब, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आपने हाईलाइट किया है। एक बड़ा बुनियादी सा सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी मैं करूँगी, बट एट द सेम टाइम ये जो आपने बात की है कि चेक करना आसान होता है, तो ज़रा इस बारे में भी बताएं कि किस तरह से चेक किया जा सकता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। अच्छा देखिए, इसका चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। उसमें सबसे पहले आप जिसका भी रिश्ता आया है, अगर वो जेन्युइन होगा, आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर ज़रूर देगा वो।
आपके पास अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर है, हम आपको इसकी वहाँ पे आप जो जिस मुल्क में भी वो है, यूरोप में, अमेरिका में, आप वहाँ पे उस सोशल सिक्योरिटी नंबर के तहत अगर आपके वहाँ जाने वाले हैं, उसके बारे में उसकी पूरी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो किसी क्राइम में मौजूद तो नहीं है, वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, वो उसकी वहाँ पे क्या जॉब है, उसको कितनी सैलरीज मिल रही हैं, उसके टैक्स कितने कट रहे हैं, वो सारे आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाती हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो अपने आप को हाइड नहीं करते, वो अपने आप को बताते हैं, और जो अनजेन्युइन होगा वो कभी भी आपको इस चीज के बारे में नहीं बताएगा। किसी भी मुल्क में रहने वाला लड़का उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपका ये कानून है वहाँ का, यूरोप का, कनाडा का, अमेरिका का, उसका 100% सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा अगर वो वहाँ पे लीगल रह रहा है। अगर इलीगल रह रहा है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा उसके पास। इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, वो वहाँ पे ऐसे ही रह रहे होते हैं। ये तो बड़ी बुनियादी सी बात होगी आसिफ साहब, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर ले लेना और उससे चीजों का सामने आ जाना, ये तो बुनियादी सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल बुनियादी सी बात है। अब होता क्या है कि हम भाई से इज्जत देते हुए या चीज़ें करते हुए आगे बढ़ने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए हम चीज़ें मांगते नहीं हैं। तो हम मांगें जी, आपकी बेटी का और आपके बेटे का सवाल दोनों का है। और ऐसा नहीं है कि बेटियों के लिए प्रॉब्लम होती है, लड़कों के लिए भी प्रॉब्लम होती है। अभी रिसेंटली ये केस आया, कनाडा का केस था, मैं उसमें लड़के का मैं बिल्कुल बताऊँगा। उसकी शादी उसके ख़ानदान में हुई और उस बेचारे के साथ बहुत मज़ेदार किस्सा हुआ। उसकी बीवी ने उसके सारे पैसे छीन लिए जो यहाँ से लेकर गया था, और ये शादी के कोई 15-20 दिन के बाद मज़ेदार नहीं है, और उसको जनाब घर से निकाल दिया। ये तो बड़े कंसर्निंग बात हो जाए लड़कों के लिए। देखिए मज़ेदार इस लिहाज से है कि जब लव मैरिज होती है ना तो बड़े किस्से होते हैं, क्योंकि उस लव को मैंने खुद देखा हुआ था, उसका केस मैंने खुद प्रोसेस किया था और सारी चीज़ें मैंने प्रोसेस। जब मुझे ये पता चला कि उसको घर से निकाल दिया गया है तो मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, ये लव जो है ये 15 दिन में ख़त्म कैसे हो गया। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वहाँ पे लड़की महफूज नहीं है, वहाँ पे लड़का भी महफूज नहीं है। बिल्कुल दोनों के साथ हो सकता है, जाहिर है वो जो हम डिफरेंट है। एग्जैक्टली जांच पड़ताल की जो हम बात करें वो हम दोनों एस्पेक्ट से करें कि दोनों जेंडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैमिलीज इन्वॉल्व हों, और प्लीज देने वाले भी इस चीज़ को माइंड ना करें और मांगने वाले भी इतने मुरव्वत में ना रहें कि आप सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं मांग रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यासिर साहब, हमने ये रुझान बहुत ज़्यादा देखा है कि वहाँ की नेशनैलिटी होती है लड़के के पास, लोग या फैमिली वहाँ पर अगर सेटल होती है बाहर किसी मुल्क में, तो हम देख रहे होते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि लड़की पाकिस्तानी ही ब्याह के लाएंगे अपनी बेटी के लिए। और इससे पहले जो आपने किया कि आपको जी मुफ्त की मेड मिल गई है वहाँ पर, वो ये हम बड़ा रुझान भी देख रहे हैं कि इस एस्पेक्ट को माइंड में रखा जाता है कि जी वहाँ की लड़की होगी तो वो उस तरह से आपको घर के कामों में इन्वॉल्व, आपको पका के नहीं खिलाएगी, और ये सारे मामलात होते हैं। इसी वजह से जी आप पाकिस्तान से शादी करके वहाँ पर लड़कियां लगी, ये रुझान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब देखें इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि बंदे की वहाँ पे ऑलरेडी शादी होती है और वो पाकिस्तान में आकर शादी करता है, लेकिन उस निकाह को रजिस्टर्ड नहीं करवाता और वो उस बीवी को लेकर चला जाता है, और वहाँ पे जाके वो ये बताया जाता है कि ये जो लड़की है ये हम आपकी मतलब ये काम के लिए यहाँ पे लाई गए, ठीक है जी। और ऐसा बहुत सारे केसेस में हमने सुना है, क्योंकि वो कानून के उनके वो विज़िट वीज़े पे चली जाती है और विज़िट वीज़ा लग भी जाता है। बड़ा टिपिकल केस होता है विज़िट वीज़ा लगने का, और लड़की चली जाती है और वो वहाँ पे काम करती है और एक नॉर्मल घरेलू लाइफ गुजारती है। ये नॉर्मल नहीं होता, स्टेटस नहीं होता, ये नॉर्मल नहीं है। एक लड़की की शादी और विजिट वीजे पे जाना ये नॉर्मल नहीं है। विजिट वीजा का प्रोसेस जो है इट्स वेरी नॉर्मल। नहीं, एक लड़की शादी के बाद एक विजिट वीजे पे तो नहीं जाएगी ना, वो तो स्पाउस वीजे पे जाएगी। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आपके जो पंजाब साइड में जितने भी हैं, जो मोस्टली लोग जो वहाँ पे इटली के जो यूरोपियन कंट्रीज़ के होते हैं, वो करते क्या है, वो वहाँ जाके पेपर मैरिज कर लेते हैं, ठीक है। आप स्पाउस वीज़ा वो डिक्लेयर कर नहीं सकते, स्पाउस वीज़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब उनकी भरपूर कोशिश होती है कि या तो वो स्टूडेंट वीज़ा लें उसका, अगर पढ़ी लिखी लड़की है, अगर स्टूडेंट वीज़ा नहीं लें तो वो विजिट वीज़ा लें, और दोनों वीज़े जो हैं वो लग जाते हैं। अगर वो कोशिश करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं तो लग जाते हैं। इस वीज़े पे भी लड़कियां चली जाती हैं। नहीं तो ये तो फिर क्लियर हो गया ना, ये तो फैमिली के लिए क्लियर हो गया कि अगर आपने शादी की है अपनी बेटी की और वो उसका विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा लगवा रहा है तो गड़बड़ है। वो अगर वहां पर रह रहा है, वो स्पाउस वीज़ा लगवाए तो अपनी बेटी को भेजें, स्पाउस वीज़ा नहीं लगवा रहा तो गड़बड़ है।
लेकिन अब तो शादी हो चुकी है ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते आप, अब तो वो उसके डिपेंडेंट है, अब तो वो उनके मुताबिक वो चलेंगे ना। अभी भी तो एक मसला है, उनकी तो ये खुशी होगी कि हमारी बेटी जा रही है, बस तो वो चली जाए किसी तरीके से। हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी, शादी हो गई, आपने भेज दिया, बाद में मालूम हुआ कि मसला है, बाद में मालूम हुआ कि मसला है, क्योंकि जरा बहुत लीगल मैटर्स को देखते हैं। अब वो लड़की वहां से किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं? आपने जैसा पहले कहा कि पुलिस को इन्वॉल्व करे, तो आप प्रोसीजर गाइड कीजिएगा सुनने वालों को कि खुदा ना खासा ऐसा मसला हो जाए, धोखा हो गया तो क्या करें? हाँ, देखिए वहाँ के कवानीन बहुत सख्त है, ठीक है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स है, चाहे कोई भी हो उसका एक ह्यूमन राइट है कि उसको कानून प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आप सबसे पहले वहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला हो गया है जिसके अंदर आप परेशान हैं और आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आपकी इज़्ज़त नफ्स को ख़तरा है, पुलिस को इन्वॉल्व करें। पुलिस इस सिलसिले में आपको हेल्प आउट करती है। जब वो पुलिस हेल्प आउट करती है, वो आपको वहाँ के वो आपको लॉयर प्रोवाइड करती है, वो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बट होता क्या है, हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए बच्चियाँ क्या करती हैं कि हमारे माँ बाप को परेशानी ना हो, हमारे घर वालों को यहाँ परेशानी ना हो, हमारी इज़्ज़त यहाँ पे बरकरार है, वो वहाँ पे वो बताती नहीं है, वो किसी को कहती नहीं कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या चीज़ हो रही है। तो मेरी बच्चियों से भी गुजारिश है कि आप इस चीज़, किसी जानवर के साथ आप नहीं रह सकते, किसी जानवर के साथ नहीं रह सकते। ज़िंदगी छोटी सी है और ज़िंदगी बड़ी कीमती है। आप इसको सिर्फ अपने वालिदैन की इज़्ज़त बचाने के लिए किसी जानवर के साथ मत रहो। वहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व करो, वो आपको पुलिस 100% आपको प्रोटेक्ट करेगी। वो आपको सपोर्ट करना, उसको गाइड करना कि बी एम्पावर्ड बड़ा ज़रूरी है, रिपोर्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको गाइड भी कर रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हो बहुत अच्छे अंदाज से, ताकि वो जो लड़की है वो महफूज हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह सबको महफूज रखे। हम एक ब्रेक की तरफ जाना, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें बात करनी है शनाख्त की, क्योंकि आज दुनिया भर में शनाख्त का दिन मनाया जा रहा है। करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में शनाख्त का दिन मनाया जा रहा है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि शनाख्त आपका बुनियादी हक है। इसकी अहमियत को समझना और इसकी हिफाजत करना इज्तिमाई तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। तो आज शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले बुनियादी और अहम तरीन इदारे नादरा की बात करेंगे और नादरा का जो रोल है उस पर हमें गुफ्तगू करनी है। तो आज लोगों को ये बताना है कि अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं। बिकॉज फ़ायदा बताना बड़ा इंपॉर्टेंट, ताकि लोग खुदा का वास्ता जाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज के दिन की मुनासबत से बात करने का मकसद सिर्फ ही है। कोई गिला शिकवा है, कोई सवाल है, कॉल भी कर सकते हैं आप, चूँकि नादरा की तर्जुमान आज हमारे साथ मौजूद है। ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि लोगों के बहुत सही है। शबाहत अली साहब मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है जी नादरा के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। तैयार है सर हमारे, नहीं लोगों के सवालों के लिए? ग्रेट। शनाख्त, जब हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस पे मैं कमेंट लूँगा आपसे। कितनी इंपॉर्टेंस है कि रजिस्ट्रेशन हो आपकी मैंडेटरी? प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये वजाहत कर दूं कि जो आपकी शनाख्ती दस्तावेज़ है, ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जो हुकूमत को बताती है कि आप कौन हैं और आपको जो हुकूमत ने सहूलियात देनी है वो ज़ाहिर है किसी शनाख्ती दस्तावेज़ की तवसत से ही मिल सकती है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना है, आपने सेहत की सहूलत लेनी है, आपने थाने में कोई FIR रजिस्टर करवाना है, कोई भी मामला, बैंक अकाउंट खोलना है, टैक्स पे करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, पासपोर्ट अप्लाई करना है, कोई शनाख्ती दस्तावेज़ होगी। ठीक, तो वो शनाख्ती दस्तावेज़ का अगर आपने अब तक हसूल आपका नहीं हो सका है तो ये तमाम जो सहूलतें आपको हुकूमत ने देनी हैं आप उससे महरूम रह सकते हैं। ग्रेट। इसमें एक चीज़ हम और भी देखते हैं, लोग समटाइम्स, पहले ज़्यादा था लेकिन वो स्टिल रुझान है कि बच्चे की पैदाइश हुई 1 साल 2 साल बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। नादरा इस मामले में क्या करता है? ये सवाल पूछने का बहुत शुक्रिया। मैं बुनियादी तौर पे आपको ये बता दूं कि जो पैदाइश है, शादी है, तलाक है या मौत है, इन चारों, इनको हम कहते हैं वाइटल इवेंट्स, और इनकी रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल की सतह पर होनी बहुत ज़रूरी है। राइट। क्योंकि जब आप नादरा तशरीफ़ लाएंगे तो नादरा आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपने ये चीज़ें यूनियन काउंसिल की सतह पर जाकर रजिस्टर करवाई हैं या नहीं। वैसे नादरा का जो फुट होल्ड है वो पाकिस्तान के तमाम अजला और तकरीबन तमाम तहसीलों में है। बिल्कुल है। हमारे मुल्क भर में 865 NRCs हैं, दफातर हैं। हमारी तकरीबन 231
38 मोबाइल वैन्स हैं जो उन एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पर कोई दफ्तर नहीं होता या लोगों को मुश्किलात हैं। हमारे 76 के करीब मैन पैक यूनिट्स हैं, यानी हम बंदा भिजवा देते हैं जो आपके घर तक आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद यूनियन काउंसिल की सतह पर हमने अभी 10 मजीद सेंटर्स या आप ये समझें कि डेस्क्स कायम कर रखे हैं, ठीक है, ताकि यूनियन काउंसिल में जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं वो नादरा में भी अपने कवायफ का इंदराज बर वक्त करवा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कराची से कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? जी, वकार जुनैदी बात कर रहा हूँ। जी जी। नादरा की सर्विसेज के हवाले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब हम एक दफा एंटर हो जाते हैं कि ऑफिस में तो बेहतरीन, यानी कि वहाँ पे लड़के जाए, मगर बाहर जो रश है, क्योंकि कराची में मेगा सेंटर बहुत कम है और मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है। मुझे जो है FRC बनवाना था, FRC तो बन गया कोई 10 मिनट के अंदर, मगर बाहर जो हमने घंटों इंतजार किया है और कई चक्कर लगाए हैं, वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो अगर अच्छा, बड़ा बुनियादी सा क्वेश्चन भी है कि जिसमें लोग, जब आप उनके लिए आसानी क्रिएट करते हैं, लोग खुद आते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान है, लोग बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी आ रहे होते, वो कहते हैं जी हमें लाइन में लगना पड़ेगा, कौन इतनी गर्मी में जाए या सर्दी में जाए, स्पेशली बड़े शहर। एग्जैक्टली वहाँ की अगर बात करें तो क्या इसके प्रोसीजर को आसान बनाने के लिए भी कोई इनिशिएटिव्स लिए गए? सभी ने आपका ये जो सवाल है बड़ा बरमौका है और बड़ा ज़रूरी है। सो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में एक तो पॉपुलेशन का माशाल्लाह ग्रोथ है, वो जो है आपने भी देख लिया, रिसेंट पॉपुलेशन काउंट जो आया है उसमें हमने एक बड़ी फिनोमिनल ग्रोथ है आबादी की। दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन, यानी शहरों की तरफ जो नकल मकानी है या हिजरत है उसमें इजाफा हो रहा है। तो जो बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, इनमें तो यकीनन एक रश का एलिमेंट बढ़ रहा है। मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो हमारा माली साल था 2023-24, हमने 57 नए मराकज़ कायम किए। जो मौजूदा माली साल है हम 64 मजीद दफातर इशू को एड्रेस करने के लिए। लेकिन बात यह है कि जो रश है उसकी बुनियादी तौर पे 2 वजूहात हैं। एक तो लोगों को अपनी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट का पता ही नहीं होता, जब वो डेस्क पे पहुंचते हैं तो उनको पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट में क्या है। तो आज के दिन की मुनासबत से हमारी मैनेजमेंट ने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है वो ये है कि एक नई ऑटोमेटेड IVR दे दी है। आप नादरा के नंबर 1777 पे कॉल कीजिए अपने मोबाइल से, आपको जो भी सर्विस अवेल करनी है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको ऑटोमेटेड IVR बता देगा। ये बहुत अच्छा। दूसरी बात ये है कि हमने इसी मसले को एड्रेस करने के लिए जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमारी एक ऐप है जिसको हम पाक ID कहते हैं, इसका रिसेंट वर्जन भी लॉन्च किया है और हम इसको मजीद मुस्तहकम करना चाह रहे हैं, मजीद जदीद करना चाह रहे हैं, ताकि जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री ब्रांचलेस पे चली गई है, नादरा का भी वर्जन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो कि जिनको इंटरनेट तक रसाई है हम उनको ब्रांचलेस तरीके से एंटरटेन। बिल्कुल ठीक है। आबादी का कितने फीसद हिस्सा अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है नादरा में? हमारे पास 20 करोड़ 64 लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 16.40% अफराद जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है। ये तकरीबन 4 करोड़ अफराद बनते हैं। अच्छा, हमारा डाटा, हमारी रिसर्च ये कहती है कि ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो खत्ते गुर्बत की सतह में सबसे निचली जो सतह होती है वो है, और इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टेट की ओनरशिप की। यानी अगर ये लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो बड़ी लाइकलीहुड ज़्यादा है कि इनको कैश ग्रांट्स या जैसे आपने देखा सेहत प्रोग्राम्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लॉन्च किए हुए हैं फ्री सेहत देने के लिए, तो ये सारी ज़रूरियात जो हैं, ये जो स्टेट के जो साथ इनके हकूक हैं, ये उससे महरूम रह जाते हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस नहीं है लोगों को। शबाब, मैं चाहूँगी कि थोड़ा फ़ायदे और नुकसानात पे भी बात करें ताकि जो लोग नहीं रजिस्टर्ड उनको पता चले कि अगर वो नहीं रजिस्टर्ड उनकी क्या चीज़ें जो वो लैक कर रहे हैं। सो आप अगर हुकूमत के पास हुकूमत की दस्तावेजात के अंदर शामिल ही नहीं है तो आप सहूलत ले कौन सी सकते हैं? मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन करूँगा। मेडिकल हेल्थ कुछ भी नहीं ले सकते, आप तो अपनी शनाख्ती इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस, जैसे सबीन ने कहा, तो आपके इर्द गिर्द में जो गरीब अफराद हैं, जो नादार लोग हैं, आप उनसे ज़रूर पूछें कि उन्होंने अपने कवायफ का बर वक्त इंदराज कराया है। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आपके प्रोग्राम वजह से वो पढ़ा लिखा तबका भी जो ये प्रोग्राम देख रहा है, वो ज़रा देखें कि क्या उन्होंने अपनी शादी का इंदराज कराया है। अगर शादी का इंदराज नहीं हुआ तो कल को जब आप बच्चों के सर्टिफिकेट्स बनवाने जाएंगे, उनका एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता या बीवी में से एक की डेथ होती है तो जो सक्सेशन है वो भी नादरा ही के सिस्टम से आपको मिलनी है, वो मैंडेट भी नादरा ही के पास है।
तो ये आपके कवायफ का इंदराज बड़ा जरूरी है। हमारे आदाद शुमार हमें बताते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने के बावजूद अब तक उसकी तजदीद नहीं कराई। 60 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी शादी की, इंदराज ने अपने यानी मैरिटल स्टेटस को अपडेट, मैरिड और डिवोर्स, वो नहीं किया हुआ। अच्छा, इसमें एक कमेंट भी मैं ज़रूर आपसे लेना चाहूँगा। शादी के बाद जब हम कहते हैं रजिस्टर्ड आपने कराना है, फिर आप मियाँ बीवी दोनों जाते हैं, उन दोनों का आईडी कार्ड दोबारा बनता है। मर्द के आईडी कार्ड पर तो लिखा भी नहीं होता वो मैरिड है या अनमैरिड है, फिर आईडी कार्ड दोबारा क्यों बनता है? आईडी कार्ड दोबारा नहीं बनता। आपने सिर्फ अपनी मैरिज का, जो आपका निकाहनामा बेसिकली जब आपका निकाह पढ़ाया जा रहा होता है, तो वो जो कागज फिल कर रहे होते हैं वो यूनियन काउंसिल में जमा होना होता है। यूनियन काउंसिल में अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड है तो खातून ने जाकर सिर्फ इंदराज करवाना है कि मेरा मैरिटल स्टेटस अब चेंज हो गया है। अगर वो ये चाहती हैं कि अब वालिद के नाम की जगह शोहर का नाम आ जाए, बाज़ लोग चाहते हैं, बाज़ नहीं चाहते, सही, तो इन दैट केस आप वो जो खातून है उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अदरवाइज जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? जी, काजी मुजीबर रहमान बात। जी सर, क्या सवाल करना चाहेंगे? मेरी एज है 70। ठीक है जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। लास्टली बस एक कमेंट ले लेते हैं। जब हम कहते हैं ना वे फॉरवर्ड की, और हम बात करते हैं जिद्दत की और नए प्लान्स की, नए इनिशिएटिव्स की, तो नादरा क्या नया कर रहे हैं, नई जिद्दतें क्या लेकर आ रहे हैं नादरा? नादरा ने जी सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कॉलर के क्वेश्चन के नए सेंटर्स कि हम नए सेंटर्स खोल रहे हैं, हम ब्रांचलेस जाना चाहते हैं, हम डिजिटल सतह पे जो हमारी ऐप है उसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ा लिखा तबका है वो ऑनलाइन हमारी सर्विसेज को अवेल कर ले। ठीक है। उसके अलावा हम डिजिटल आइडेंटिटी की क्रिएशन पे काम कर रहे हैं। सो दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ हुकूमत एक ही आइडेंटिटी इशू करती है और वो तमाम सर्विसेज जो आपने रियासत से लेनी है वो एक आइडेंटिटी के तहत मिलती है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसका नाम है डिजिटल आइडेंटिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जब इसका इंशाल्लाह फॉर्मल इफ्तिताह होगा तो दोबारा आपसे बात होगी। हमने अपने सर्विसेज चार्टर का इजरा किया है आज के इस दिन के मौके पे। ये सर्विसेज चार्टर तमाम शहरियों को बताता है कि उनके नादरा के ऊपर क्या हुकूक हैं और वो किस किस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, किस सर्विस की क्या फीस है, क्या तरीकाकार है। प्राइवेट सेक्टर के जो अदारे हैं जिनके साथ हम जो काम करें, हर चीज़ चार्टर पे लिखी है। हमारी वेबसाइट है nadra.gov.pk, उस पर आप इस चार्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपने बैनुल अक़वामी प्रोजेक्ट्स को इन्हांस कर रहे हैं। सो मैं क्विकली बता दूं कि हम अब तक बांग्लादेश को ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे चुके हैं, कीनिया का पासपोर्ट मशीन रीडेबल पासपोर्ट सिस्टम बना के दे चुके हैं, सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान को नेशनल आईडी सिस्टम बना के दे चुके हैं, और जो सोमालिया है उसमें तो जो एनरोलमेंट के लिए किट है वो भी हमने लोकली बनाई है। वेरी नाइस शबाब, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स है जिनका लेना बहुत इंपॉर्टेंट था अभी कि ये स्टेप्स होने चाहिए सो दैट आपको अपने राइट्स का पता चल सके। आप अगर रजिस्टर नहीं करवा रहे, अवेयरनेस नहीं है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए हैं लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रही। तो आज ही ये प्रोग्राम जो है हमने इसीलिए किया कि आप लोगों को अवेयरनेस हो और आप लोग जाएं, रजिस्टर करवाएं अपने ख़ानदान को, अपने आप को, सो दैट वो सारी चीज़ें आप अवेयर कर सकें। छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो लोग ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, आज के दिन के हवाले से इस इनिशिएटिव को भी अनाउंस किया है वज़ीर आज़म ने कि उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक लोगो दिया जाएगा और नादरा एक डाटा रिपोजिटरी बना रही है तमाम ऑर्गन डोनर्स के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, साथ साथ कोयटा की अपडेट आपको दे दें कि वहाँ पर एक सरियाब रोड पर होटल वाक़ जहाँ पर आग लग चुकी है, उसकी खबर भी आ रही है। जैसे उसकी अपडेट आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। बढ़ते हैं आगे, सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम, जिस पर आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात भी की थी कि जिसने इस वक्त हलचल मचाई हुई है पार्लियामेंट में, नंबर गेम, इसकी बहुत बहस हो रही है। कल दिन भर भी ये देखा कि रात गए तक मुलाकातें एक दूसरे को राज़ी करने का सिलसिला ही जारी रहा और हुकूमत बिल की हिमायत और PTI बिल की मुखालफत के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को राज़ी करने की कोशिशों में लगी रही, मगर मौलाना साहब ने जल्दबाजी न करने का मशवरा दिया है और सब्र की तलकीन की है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इजलास कई बार ताख़ीर का शिकार हुआ और अब कहा यह जा रहा है कि आज होना है 12:30 बजे। इसी सूरत हाल पर कमेंट लेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा साहब ने। कमर ज़मान कारा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमने उसको वक्त दिया। कारा साहब, ये जो मामला आईनी तरमीम का ज़ाहिर है, इस पर बहुत से जो रहनुमा हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ये राय भी रखते हैं कि वो मुजव्वज़ा जो तरमीम होनी है उसका मुसव्वदा भी सामने नहीं आया। एटलीस्ट वो चीज़ सामने तो आए। रोज़ बात होती है लेकिन बिल पेश नहीं होता। पीपल्स पार्टी इस मामले को किस निगाह से देख रही है? देखिए, हुकूमत हमेशा ये जो लेजिस्लेशन का एक तो जनरल व्यू है कि जी लेजिस्लेशन पार्लियामान के अंदर डिबेट होके होती है, और दूसरा ये होता है कि आपने इसकी टेक्निक भी है। ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत बाज़ औक़ात वक्त के मुताबिक चीज़ों को सामने लाती है,
ताकि उस पर नेगेटिव डिबेट बड़ी आला चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अब मीडिया, सोशल मीडिया का दौर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे नेगेटिव डिबेट भी शुरू हो जाती है और एक प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है। जिस तरह बजट को खास मौके के ऊपर ही लॉन्च किया जाता है, इसी तरह कुछ तरमीम वो होती हैं जिनको टाइमली टेबल किया जाता है और फिर उस पर डिबेट भी होती है। ये नहीं होता कि डिबेट ना हो, फिर डिबेट भी होती है। बेहतर तो यही होता है कि आप अगर कोई बड़ी मुजव्वज़ा तरमीम है तो वो पहले लॉन्च कर दी जाए, डिबेट के लिए ओपन कर दी जाए, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव होता है वो किस वक्त इसको टेबल करते हैं। ठीक है। अच्छा कारा साहब, मौलाना साहब को मनाने का सिलसिला ज़ाहिर है कल भी हमने देखा, पूरा दिन अपडेट्स वगैरह भी हम लेते रहे, देखते रहे, रात गए तक उनके साथ मुशावरत होती रही है, कभी एक वफ्द आया, कभी दूसरा वफ्द आया। अभी क्या कहा जा रहा है कि मान सकते हैं वो, आप इस सूरत हाल को पर्सनली किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मौलाना बड़े समझदार सियासतदान हैं, वो अपना बदन पूरा इस्तेमाल करेंगे और इस वक्त सेंटर ऑफ स्टेज पे वही बैठे हैं ना। लेकिन इस वक्त जो मुझे हाउस की अंदर सूरत हाल क्या है, मौलाना का नंबर गेम उनके साथ शामिल करके क्या होता है, मैं क्योंकि हाउस का मेंबर हूँ नहीं, सही पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद, तो मुझे उसकी एग्जैक्टली सूरत हाल का पता नहीं है। अच्छा, लेकिन जब नंबर गेम की बात करते हैं, ठीक है आपने कहा कि आपको एग्जैक्ट सूरत हाल तो नहीं पता, लेकिन जो नंबर गेम हमारे सामने आई है कारा साहब, उसमें अगर मौलाना फजल रहमान साहब साथ दे भी देते हैं तब भी बहरहाल कुछ नंबर गेम में हुकूमत पीछे है, वो अलग बात है। दावा उनकी तरफ से ये है कि नंबर गेम में हम पूरे हैं। ऐसे में अगर ऑपोजिशन का कोई रुकन वोट दे देता है, चूँकि उसमें पीटीआई की राय है कि वो नहीं दे सकता, वो चूँकि अदालत में केस गया था और उसकी वजह से हम देखते हैं कि अगर किसी भी पार्टी की तरफ से पॉलिसी है कि वोट नहीं देना किसी मामले पर, तो वोट अगर देंगे तो वो कंसिडर नहीं होगा, बल्कि उसकी रुकनीत भी मुअत्तल हो जाएगी। तो आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसी आईनी तरमीम में अगर ऑपोजिशन का कोई भी मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाता है तो क्या होगा फिर? एक बात बड़ी वाज़ेह है, आइन कहता है कि लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव पे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे या पास होने, इस पे पार्लिमानी लीडर जो आपको कहेगा आप उसको मानने के पाबंद होंगे। लेजिस्लेशन पे मेंबरान कंपैरेटिवली आज़ाद होते हैं, एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि और अगर ये ना हो तो फिर तो टोटली जमाती अथॉरिटेरियनिज्म आ गया ना। दुनिया भर में जहाँ पार्लिमानी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ तो लोग मेंबर जो कानून साजी होती है उस पर अपनी आज़ादाना राय भी देते हैं। सही। तो दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि खास सूरत हाल बनी हुई है और अदालत ने खुद ही, हमारे लिए तो वो मुतनाज़ा फैसला है, हम समझते हैं कि वो दुरुस्त तनाजुर में फैसला नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो फैसला है और उस फैसले की रूह से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबर नहीं रहे और कुछ लोगों ने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज नहीं करता क्योंकि उन्होंने अपने कागजात पूरे या उनका प्रोसेस पूरा नहीं है। और दूसरा ये है कि 41 मेंबर्स को इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया था अदालत ने कि आप 15 दिन में, वैसे तो आइन ये कहता है कि 3 दिन में, लेकिन अदालत ने आइन से भी ऊपर उठ के उनको 15 दिन का टाइम दे दिया और वो अब तक 15 दिन भी बहुत पहले से गुजर चुके हैं। उनमें से कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, कितने ने नहीं किया है, उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, वो उस जमात के मेंबर के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़े, उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं किए थे, उन्होंने उसका निशान नहीं लिया था और उनको अदालत ने भी यही कहा कि आज़ाद मेंबर कंसिडर किया जाए, वो अपनी जमात ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके ऊपर ही हो सकता है, वरना तो नंबर गेम तो वही है और उन्हीं में से मेंबर आने हैं, अगर आने हैं तो सही तो नहीं है। नंबर गेम को खींच के तो बड़े हो नहीं जाएंगे। सही बात है। अच्छा कारा साहब, जो मुजव्वज़ा तरमीम की बात है, चूँकि ज़ाहिर है आपने इनिशियली खुद बताया भी कुछ मामला ऐसे होते हैं इंक्लूडिंग बजट के, वो बिल्कुल एक टाइम पर ही सामने आते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी चूँकि एक की पॉलिटिकल पार्टी भी है, आप लोग हुकूमत के साथ हैं, भले हुकूमत साजी में ना सही, लेकिन ज़रा हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, उनके साथ में सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं और जो भी सिस्टम के लिए दुरुस्त बात होती है उसमें आप लोग साथ देते भी हैं और ना हो तो आप लोग तनकीद भी करते हैं, जो कि बड़ी जायज़ बात है कि डिस्कशन होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। लेकिन जिन तरमीम की बात हो रही है, चूँकि ज़रा वो क्लियरली सामने नहीं आई, कि पीपल्स पार्टी के सामने भी नहीं रखी हुकूमत ने कि अच्छा ये वो तरमीम है, ये वो बिल है, ये वो नकात हैं, उस हवाले से कोई चीज़ पीपल्स पार्टी के सामने रखी गई है या नहीं रखी गई?
मेरा ख्याल है कि अभी हुकूमत ने शायद अपनी जमात के लोगों के सामने भी सबके सामने नहीं रखी होगी, इसलिए कि अगर ये अपनी पार्लिमानी पार्टी में डिस्कशन में चली जाती है तो ये फौरन बाहर चली जाती है। अच्छा, यहाँ तो ये होता है कि बजट की तजावीज़ अभी टेबल नहीं होती और लोगों को आपके पास पहुंची होती हैं, तो आप कहाँ से लेते हैं? आप मेम्बरान से ही लेते हैं ना, या अंदर से जो स्टाफ होता है उससे लेते हैं। वैसे ये बड़ा गलत काम है कि हुकूमत उसको एक खास वक्त पे इशू करना चाहती है, उसकी मखसूस वजूहात की बुनियाद पे, और आप उसको बहुत पहले कि हमने ये समझा ले लिया है, और ये मीडिया के अंदर डिबेट नहीं बल्कि रेस लगी होती है कि इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पे भी है। और क्योंकि ये जो तरामीम है मुजव्वज़ा तौर पे जो सुन रहे, अभी तो मुजव्वज़ा नहीं कह सकते, जो सुन रहे हैं इधर उधर से पीसेस सामने आ रहे हैं, उस पर बहुत सारी बहस है ना, उसके ऊपर बड़ा तजाद है, और अपोजिशन और हुकूमत का नंबर जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है, क्योंकि बड़ा छोटा सा नंबर फ़र्क है, और अगर वो फ़र्क रहता है तो हुकूमत बिल पास नहीं कर सकती, लिहाजा वो नहीं समझते होंगे कि इसको जल्द टेबल कर दिया जाए। मेरी जमात के साथ भी वो शेयर करेंगे, लीडरशिप से शायद शेयर किया होगा। अच्छा। मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में भी नहीं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि चूंकि आपने कहा ना कि क्लैरिटी भी नहीं है कि अभी शेयर किस किस के साथ हुआ है, शायद PMLN की भी सब रहनुमाओं के साथ शेयर नहीं हुआ, तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि जब ये शेयर हो, ये बिल पेश हो, तो ज़ाहिर है उस दिन तो फिर शायद ये पास ना हो सके, चूँकि ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के सामने जब वो आएगा, एक तरीक़ेकार है आपका कि आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाते हैं, मामला सामने रखते हैं, एक पार्टी फैसला करती है, मेजॉरिटी फैसला करती है, उसके बाद आप पार्टी पॉलिसी को लेकर आगे चलते हैं, तो ये मुमकिन है कि टाइम लिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि आप लोग साथ ना दें इस बिल का। मैंने अर्ज किया कि मैं पार्लिमानी पार्टी में नहीं, लिहाजा मुझे पार्लिमानी पार्टी के फैसलों का नहीं पता होता। सही। लेकिन मेरी जमात के साथ कंसल्टेशन है, आइन के अंदर इन तरामीम के ऊपर बहुत सारी चीजें तो जो सुन रहे वो हैं जो हमने 18वीं तरमीम में कोशिश की, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तश्कील दिया, जिसमें आइनी अदालत है, जिसमें हमारे दौर में भी जजेस की उम्र के बारे में बहस होती रही, और जजेस की तकर्री के बारे में बहुत हमारा हमने बल्कि 18वीं तरमीम में एक प्रोसेस दिया, और उसको बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिवर्स करा लिया, ज़ोर ज़बरदस्ती कराया गया लेकिन करा लिया। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी हैं जो डिलीवरी ऑफ एक तो अदालत के निज़ाम के ऊपर, तकर्री के ऊपर, उनके एहतसाब के ऊपर, और जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है और चीपर जस्टिस है और स्पीडी जस्टिस है, इसके ऊपर भी हमारी कुछ तजावीज़ थी, और वो अगर मशावरत से तय हुई होंगी तो मेरी जमात उसको जल्द एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अमकानी सूरत हाल यही है, अगर हमारी क़यादत उस पर एतमाद में है, हमारे जो मेजर लोग कमेटी के अंदर बैठे हैं वो अपनी जमात को क्विकली भी ब्रीफ कर सकते हैं कि इसके ये पहलू हैं। हमारी जमात के अंदर जो पहले डिबेट होती रही है उसमें इन पॉइंट्स के ऊपर तो ऑलरेडी हमारी जमात की डिमांड मौजूद है। अच्छा, तो ये वही हो सकता है, ये क्विक भी हो सकता है और ये एक आध दिन डिले भी हो सकता है। ठीक है, यही है कि अब जब मामलात सामने आएंगे तो उसके बाद देखा जाए कि क्विक हो सकता है या इसमें डिले या मजीद मुशावरत की जरूरत है। कारया साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे आर्टिस्ट से। सहर शाह रिजवी क्या खूबसूरत फ़न पारे तख्लीक करती हैं, और 5 साल के अरसे में उन्होंने बहुत सा काम किया है। लेकिन आज जिस इवेंट की हम बात करने वाले हैं वो 7 से 8 सितंबर को एक एग्जीबिशन उन्होंने करवाई थी, जिसमें पाकिस्तान के 100 हीरोज़ इनके पोर्ट्रेट्स बनाए थे। इसकी नुमाइश उन्होंने की थी, हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मिनिएचर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम जब पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, ऑयल पेंटिंग करती हैं, और वाकई जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, आप अगर देखें तो क्या उसके अंदर आपको परफेक्शन नजर आएगी। तो मैं इनको कहूँगी शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट, राइट? कहना चाहिए काम के हवाले से। सहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप गर्ल विद अ गोल्डन फिंगर भी कहते हैं, हमने सुना आपके बारे में, क्यों कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आर्ट करती हूँ, पेंटिंग्स लोगों को अच्छी लगती हैं, इस हवाले से कहते हैं। जब से ये सीरीज़, वैसे तो 14 ईयर्स से मेरा ताल्लुक है फाइन आर्ट से, लेकिन जब से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की हीरोज़ के पोर्ट्रेट लाइव बनाना, तब से फिर लोगों ने फिर मुझे डिफरेंट टाइटल्स देना शुरू कर दिए। उसमें फिर गर्ल विद द गोल्डन फिंगर भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। कब से सिलसिला शुरू हुआ? ये कोविड के टाइम से शुरू हुआ था, 5 साल इसको हो गए, और फाइनली 5 साल बाद मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट किया है। रिसर्च की है बहुत ज़्यादा
क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसी शख्सियात, पर्सनालिटीज़, जैसे आप अभी कौमी शनाख्त की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमारी कौमी शनाख्त वो लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को बनाने में, इसको फ्लोरिश करने में, क्योंकि वैसे भी ये बहुत हसीन धरती है, बहुत वसी और ख़ूबसूरत है, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना, उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से इसको वसी और ख़ूबसूरत बनाया है, हमारा एक इमेज बनाया है। तो डिफरेंट फील्ड के लोग, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के लोग मैं बोलूँगी, उनके मैंने पोर्ट्रेट्स बनाए, और उसमें कुछ ख़वातीन भी हैं, कुछ मर्द हज़रात भी हैं, और कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स भी हैं जिनका वास्ता आज करंट पाकिस्तान से। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं तो देख रही हूँ हर इमेज जिस तक हम दिखा रहे हैं, जो भी पेंटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है, बट जो एग्जीबिशन हुआ ज़ाहिर है उसमें आपने इसको डिस्प्ले भी किया, लोग भी आए, सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन किस हीरो की पेंटिंग पे मिली आपको? सब पे बहुत मिला प्यार, बहुत ज़्यादा, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे थे जब मैं लाइव पेंटिंग्स बना रही थी। कुछ ऐसी पेंटिंग्स थी जिनको मुझे बनाने में ना काफ़ी अरसा लगा था। वैसे लाइव तो आप स्टार्ट तो कर देते हैं, आप इसको स्केच ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन उसको फाइनलाइज करने में 4 महीने भी मुझे लग रहे थे। कोई पेंटिंग बनाने में, वो बड़े स्केल पे मैं काम कर रही थी, कुछ हीरोज़ के इस तरह के पोर्ट्रेट्स थे। बहुत अप्रिसिएशन, बहुत प्यार मिला मुझे सबसे। जिसका जो फेवरेट हीरो होता है, जैसे आपका मैं शोएब पूछूंगी, आपका फेवरेट हीरो कौन है पाकिस्तान? देखिए अभी आजकल तो अरशद नदीम साहब ही है। मैंने जो बनाए हैं हीरोज में आपको बताती हूँ, ईदी साहब हैं, अदीब रिजवी हैं, मदर रुतफा। मैंने जरा मॉडर्न टाइम्स की बात कर दी, अदरवाइज ये सब वो नाम है जो कि जाहिर है बिल्कुल आप किसी एक को चूज कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आप डिफरेंट लोगों का आप म्यूजिक सुनते हैं, आप आबिदा परवीन का भी सुनते हैं, आप वहाँ पे फैज़ फैज़ की शायरी पढ़ते हैं, परवीन शाकिर की भी पढ़ते हैं, तो इस तरह से ना डिफरेंट लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, और हम जिनको देख के बड़े हुए हैं, या अभी जो लोग, आपकी बात सही है, अरशद नदीम भी है। अब आप ऐड करेंगी? बिल्कुल करूंगी। अच्छा, 5 साल चूंकि हम जिक्र कर रहे थे, वैसे तो 10, 12, 13, 14 साल इतने होगी कि आप काम करें, लेकिन ये सिर्फ 5 साल की जो हम बात करें जिसमें आपने लाइव पेंटिंग्स, लाइव पोर्ट्रेट्स बनाए आपने लोगों के। अच्छा, सब पोर्ट्रेट्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है अजरक। जी। ये आपने सोचा हुआ था कि हर पोर्ट्रेट में अजरक, सिंधी टच होना चाहिए? कायदे आज़म को भी अजरक पहनाया हुआ। वो मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है। हम कहीं भी, मैं जाती हूँ, वैसे मेरे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कहीं भी होते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में हो चुके हैं, अमेरिका, कोसोवो, मेक्सिको, मलाइशिया, इटली, जर्मनी। और आपके पास माशाल्लाह कई इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं। आई हैव अ लिस्ट, और मैं वो सारे नाम लूँ तो वक्त खत्म हो जाएगा, इतने अवार्ड्स हैं माशाल्लाह इंटरनेशनल। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ में जब मैं जाती हूँ किसी एग्जीबिशन पे, तो मेरी कोशिश होती है कि हमारे मुल्क की कोई ना स्पेशल चीज़ ले जाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, अजरक ले जाती हूँ। तो वहाँ पे फॉरेनर जो आर्टिस्ट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनको फिर अजरक देते हैं। बहुत अच्छा ये हमारी पहचान है ना, हाँ, हमारी आइडेंटिटी की अपनी आइडेंटिटी है हमारी। हमारी पूरी ओवरऑल आप देखें ना, इतनी बड़ी हमारी ज़बरदस्त तरीके से गुलदस्ता है पूरा सा पाकिस्तान को हम डिफाइन करें तो अजरक में ले जाती थी, उनको गिफ्ट करती थी। और ये अजरक जो आप पेंटिंग्स में देख रहे हैं इस टाइम, ये मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है, हम लोगों की, हम सब की तरफ से एक ट्रिब्यूट है हमारे हीरोज़ की। अच्छा, मैं मौजूद से हट जाऊंगा क्योंकि इस वक्त ना खबर भी साथ चल रही है, तो मैं उस पर कमेंट ले लूँगा आपका। आपने भी देखा होगा एक पेंटिंग चोरी का मामला आजकल बड़ा ज़ेरे बहस है, फेयर हॉल की। इस पर क्या कमेंट आप करेंगे? देखें, उस आर्टिस्ट का काम था, और उस आर्टिस्ट का बड़ा दिल दुखा होगा कि उसकी पेंटिंग, और फिर जिस तरह फेयर हॉल की तरफ से कहा गया नहीं, वो गुम गई है, बाद में एक ड्रामे में नजर आ जाना। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? अच्छा, मेरे साथ भी ये हो चुका है, हर आर्टिस्ट के साथ तकरीबन होता है ये सीन। सैफी सुमरो उस आर्टिस्ट का नाम है जिसकी पेंटिंग गुम हुई है, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप उसको क्रेडिट भी ना दें, उसका काम भी ले जाएं, उसको आप उसका सही तरीके से कंपेंसेशन भी ना दें, तो ये बहुत एक दिल दुखाने वाली बात है। एक मेहनत है एक आर्टिस्ट की, किसी का थीसिस का काम है, किसी का अपना एग्जीबिशंस का काम है, इतनी मेहनत करते हैं लोग, और बहुत मटीरियल महंगा है, चीज़ें महंगी, वो अफोर्ड करना, एक स्टूडेंट होकर चीज़ें करना पहले तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। लेकिन अभी अच्छी बात है कि सूबाई वज़ीर सकाफत उन्होंने नोटिस लिया है, 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की है ताकि ये मामला क्लियर हो सके। चूँकि ज़ाहिर है, जैसे आपने सैफी सुमरो का नाम लिया, एब्सोल्युटली उनका दिल कितना दुखा होगा, कितने वो इसमें तकलीफ में होंगे कि बड़ी मेहनत से काम होता है जी। हर काम में बड़ा प्यार, बड़ी लगन, बड़ी मेहनत होती है। चाहे आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, मैं कहती हूँ आपके पास दुनिया जहान के रिसोर्सेज आपके सामने, बट वो जो मेहनत आप उस फन पारे में लगा रहे हैं, बिल्कुल वो जो आर्ट पीस है वो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन उन्होंने कहा उनके साथ भी हो चुका है, बहुत ज्यादा आपके साथ भी हो चुका है। ये कब हुआ है? अच्छा, काफी बार हुआ है। मेरी एक दुबई मैंने पेंटिंग दे दी थी, वो मुझे कोई 7 साल के बाद उन्होंने रिटर्न की है।
और वो भी बहुत बार उनको ईमेल्स करने के बाद, उनको बार बार कांटेक्ट करने के बाद, वो कहने के बाद, क्योंकि अक्सर मैनेजमेंट चेंज हो रही थी गैलरी की, फिर वो इस तरह से होता रहता है। कुछ तो ऐसा काम है जो आज तक मुझे मिला नहीं है तो आई विश वो मिल जाए। अब सैफी सुमरो आपको मिल जाए, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसका काम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा सर, अब जाहिर है लोग खरीदते भी होंगे पेंटिंग, ऑर्डर पे भी बनवाते होंगे, और जाहिर है एक आपकी अटैचमेंट हो जाती है कोई भी चीज़ों में। कहती हूँ अगर आपने उसको स्पेशली खुद क्रिएट किया है जीरो से, स्क्रैच से, तो बड़ी आपकी एक उसके साथ लगाव हो जाता है। बिल्कुल। कभी देते हुए दिल को कुछ होता है कि चलो ठीक है लोगों ने बनवाई है, ऑर्डर है, आपने उसको देना है, डिलीवर करना है अपने काम को, बट अटैचमेंट उसको किस तरह से नहीं, मुझे अच्छा लगता है। मेरी पेंटिंग्स बहुत शेयर होती हैं, बहुत। अभी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी आपकी बात में कि अभी मैंने जो हिस्टोरिकल फिगर्स बनाए हैं, जैसे दूल्हे दरिया खान का पोर्ट्रेट बनाया है, होश मोहम्मद शीदी का बनाया है, बख्तावर शहीद है, और भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स मैंने बनाए हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। अब फ्यूचर में ना इनके पोर्ट्रेट्स जो हैं पहले नहीं बने, चूँकि इनके पोर्ट्रेट्स अब इनकी किताबों पे जब पब्लिश होंगे तो वो पब्लिश होते रहेंगे। तो मेरी एक बस गुजारिश है कि क्रेडिट दे दीजिएगा, और कुछ भी ना दें, क्रेडिट दे दें। बाकी ये चीज़ है कि मुझे दुख नहीं होता, मैं चाहती हूँ सबके पास, आप लोगों के पास, सबके पास, जो भी लोग हैं, जहाँ तक मेरा आर्ट जाए ना, भले वो जाए, वो मुझसे ज़्यादा लोगों का है। सही सिखाती भी है आप? स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं सिखाती रही हूँ। मैं लेक्चरर रही हूँ यूनिवर्सिटी में, 2-3 साल मैंने वहाँ पे काम किया है, तो मैं सिखाती रही हूँ। उसके अलावा यूट्यूब मेरा चैनल है, उस पर भी सिखाती रहती हूँ मैं। ये लाइव पोर्ट्रेट बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है बनस्पत इसके कि बस आप बनाएं और बाद में दिखाएंगे ये आपका फन पारा है? लाइव में ज़रा आपने देखना है अच्छा एंगल कौन सा बन रहा है, कहाँ से शूट हो रहा है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर एब्सोल्युटली गलत ना हो जाए। नहीं, ये तो गलत ना हो जाए वाला तो नहीं होता कॉन्सेप्ट। अच्छा। आप गलत करें तो मैं सही कर लेती हूँ, उसमें मुझे है महारत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है। लेकिन ये चीज़ होती है कि उस टाइम जैसे आप मॉर्निंग शो कर रहे हैं, यहाँ पे पूरी टीम है, मैं भी मॉर्निंग शो करती रही हूँ, पूरी टीम होती है वहाँ पे। जब मैं लाइव पेंटिंग बनाती हूँ वहाँ पे सिर्फ मैं ही होती हूँ, मैं ही वहाँ पे साउंड करती हूँ, पूरा वो चीज़ें, वहाँ पे म्यूजिक भी मुझे चलाना होता है, लाइव भी, कैमरा भी देखना होता है, सब चीज़ें। हाँ, एंगल आपकी बात ठीक है, वो सब चीज़ें भी देखनी होती हैं, लेकिन मैं कर लेती हूँ अलग से। और लाइव पोर्ट्रेट बनाना ईजी होता है, वो आप उसमें 4 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे में आपने उसको कर दिया, पूरा बेस बना दी पूरी, देन आप फाइनलाइज उसको फिर 2-3 घंटे और भी लगा के, 2 दिन लगा के कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे पोर्ट्रेट हैं जिनको मैंने 2 दिन भी लगाए, 3 दिन लगाए, कुछ ऐसे भी हैं जिनको मुझे 4 महीने लगे, क्योंकि फिर उन पर रिसर्च हुई है। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, आप जब तक उनको पढ़ो नहीं, आप नहीं बना सकते। तो उनको पढ़ा है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, करना बड़ा रिसर्च की है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिनके गाँव में, देहातों में जाके मैंने रिसर्च की, ये शख्सियत किस तरह की लगती होंगी। जैसे कुछ फीमेल कैरेक्टर्स हैं जिनको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने अपनी पोइट्री में लिखा है, सस्सी पुन्नू हो गए, सोनी महिवाल हैं। तो इस तरह से उनके जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनको मैंने बेसिकली रिसर्च किया है पूरा, उनकी पोइट्री पढ़ के। इंपॉर्टेंट होते हैं, हम तो कहते हैं अच्छा एक इमेज है, उस इमेज को आप कर देंगे। नहीं ना, आप इमेजिनरी पेंटिंग कैसे बनाएंगे? आप देख, आपको नहीं देखा, जिनकी कोई तस्वीर अवेलेबल नहीं है। हाँ, लाइव तो आपको देख के बना सकता है, कोई पिक्चर से बना सकता है, लेकिन जिनकी पिक्चर्स हैं ही नहीं, आज तक किसी आर्टिस्ट ने काम ही नहीं किया। पूछ के आप उनको इमेजिन करके, उनसे कनेक्ट करके आप बनाते हैं। कनेक्ट करके, बिल्कुल। या किसी ने उनके बारे में कोई बात की हो कि इनकी आंखें ऐसी, इनका अंदाज ऐसा, मे बी ऐसा पढ़ के। नहीं, इंस्पिरेशन तो आप लेते हैं बातों से भी, चीज़ों से, लेकिन आप जब तक उसको पढ़ते नहीं, उसका विजन नहीं पढ़ते। बुल्ले शाह को मैंने पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया। पहले तो मैं आमद ही नहीं हो रही थी, वो काम कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इवेंटिंग में आमद वाला सिलसिला आपका काम बहुत, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इसी तरह से आपका जो एक सोच है ना कि मेरा जो आर्ट है वो दुनिया के हर कोने में जाए, ताकि लोग पाकिस्तान का पहचान जो है वो उसको एक तरह से हम रजिस्टर कर सकें, उसको एक्नॉलेज करवा सकें। बहुत शुक्रिया बहुत प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना, चूंकि एक न्यूज़ अपडेट भी आ रही है, चूंकि आज का दिन बड़ा अहम है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास से मुतालिक खबर ये आ रही है, ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास शायद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए हो रहा है मुलतवी। तो लेट्स सी क्या होता है। न्यूज़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। इससे पहले भी हमने एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई, और जब हम पाकिस्तान के टैलेंट की बात करते हैं, शुएब, कोई भी इस पे मतलब जेंडर की तो आप बात ही ना करें ओवरऑल भी, और ये तो अरसा दराज से हम देख रहे हैं कि खूबसूरत किस्म के आर्टिस्ट, आर्ट बनाने वाले लोग जो हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान के तुलवार से फैले हुए हैं। वही तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़े ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, पेशावर से इनका ताल्लुक है, लाहौर गेट से। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो वैक्स आर्ट बड़े खूबसूरत तरीके से ये बनाते हैं, कुशन बनाते हैं, टेबल क्लॉथ बनाते हैं, इसके ज़रिए बेड कवर्स बना रहे होते हैं, और दीवार पर लगाने वाली जो शानदार
आर्ट पीसेस होते हैं वो भी ये तख्लीक करते हैं। जी, नाम है इनका रियाज। बिल्कुल, और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सेल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड्स भी इनको मिल चुका है और तमगा इम्तियाज़ से भी इनको नवाजा जा चुका है और बहुत से और एज़ाज़ात इनके हिस्से में आए हैं। रियाज अहमद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम कई सालों से आपको देख भी रहे हैं, आप इस्लामाबाद भी आते हैं, स्पेशली जब एग्जीबिशंस यहाँ पर लगती हैं, चूँकि हम देखते हैं कि हर साल पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों की नुमाइंदगी यहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके इस आर्ट से मुताल्लिक कि किस तरह ये विरासत में मिला, चूँकि हम सुनते हैं कि आपके दादा की तरफ से आपको ये विरासत में मिला और आपने ये सीखा और आपने इसको ज़िंदा रखा। जी हाँ, ये उससे भी पहले जो मेरे परदादा थे वो भी ये काम करते थे। उस वक़्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो फिर जो है तो मेरे दादा आफ्टर पार्टीशन इधर पेशावर आ गए, तो उसी वक़्त से ये काम चले आ रहा है। ये तकरीबन 600 साल पुराना काम है। हिस्ट्री में तो ये लिखा है इससे भी ज़्यादा है। तो इसमें मुग़ल दौर के जो डिज़ाइन हुआ करते थे वो बनाते हैं। इसके अलावा जो है तो कुशन, पीलो और कोई अपना कोई डिज़ाइन दे, शर्ट बनाना चाहे वो भी बना लेते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी सरपरस्ती की जाए हुनरमंदों की, क्योंकि ये हुनर डूब रहा है, बल्कि डूब चुका है, कि ये हमें कोई ऐसी जगह दी जाए ताकि ये जितने भी हुनरमंद हैं वहाँ बैठ के जो है तो अपनी सकाफ़त को उजागर करें, अपने काम को जारी रख सकें, हमें बाहर की मंडियों तक रसाई हो, ताकि हमारा काम जो है हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रियाज साहब आपने रेस किया है कि साल में एक दफ़ा एक फेस्टिवल करवा लेना जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी हो, वो भी एक बड़ा अच्छा इकदाम है। बट एट द सेम टाइम थ्रू आउट इसको चैनलाइज करना कि आप कोई ऐसा तरीका कार लाएँ जहाँ पर हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको एक सपोर्ट मिल सके कि वो अपने फ़न पारे तख्लीक करें और उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह हम देख रहे होते हैं, स्पेशली जिन लोगों को ऑनलाइन बिजनेस का नहीं भी पता होता, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। जो हम वैक्स आर्ट की बात कर रहे हैं, ये किस तरह तख्लीक की जाती है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए भी बताएं। कितना, क्या ये आपके लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लोग सीखना चाहते हैं और इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो कितना मुश्किल आर्ट है? मैं मुखलिस हूँ अगर कोई सीखना चाहे। 2004 में जो है तो मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लोक विरसा की सादत से मुझे हमसाया मुल्क इंडिया भेजा गया। वहाँ पे जो है तो मैंने एक मोर का पर बना रहा था, तो वहाँ जूरी ने उसको बहुत पसंद किया और फिर मुझे सील ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंडिया में मिला। और उसके बाद जो है तो 23 मार्च 2012 को पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। हमारे मुल्क में बहुत खूबसूरत काम करने वाले आर्टिज़न हैं, उनको जो है तो आगे लाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क का जो ये तो असासा है, तो इनको ज़िंदा रखने के लिए उनकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। लेकिन मैं कई बरसों से देख रहा हूँ कि हुनरमंद जो है तो वो बहुत तकलीफ़ में है और हुकूमत जो है तो इसकी कोई सरपरस्ती नहीं कर रही ताकि इनको कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए कि ये सारे लोग जो हैं तो इकट्ठे वहाँ बैठें और लोग आएँ और इनकी चीज़ें जो हैं तो पसंद करें। जैसा अब मैं घर में बैठा हूँ और मुझे आर्डर ज़्यादा आता है लेकिन मैं बना नहीं सकता, तो इतना बनाता हूँ जितना बेच लेता हूँ। तो अगर मुझे बाहर, अगर घर से बाहर किसी ऐसी अच्छी जगह बिठाया जाए तो लोग आके हमारी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसमें ब्रास वर्क है, इसके अलावा हमारे रबाब बनाने वाले हमारे हुनरमंद हैं, कराकुल टोपी, वो सब मांग पड़ गया है जी। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत से कि हमारी सरपरस्ती की जाए। अच्छा, थोड़ा सा इस आर्ट से मुताल्लिक हम ये भी जानना चाहेंगे कि ड्यूरेबल कितना होता है। जैसे आज आपने अगर किसी पिलो कवर पे, कुशन कवर पे आर्ट किया तो क्या वो ख़राब तो नहीं हो जाता? उसकी लाइफ कितनी होती है धुलने के बाद? जी 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 नहीं, धोने से ख़राब नहीं होता है जी। अच्छा, धुलने के बाद इसको कोई फ़र्क नहीं आता। मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई इसकी। तो ये मैं जो काम बनाता हूँ ये कपड़े के अंदर मिक्स हो जाता है। और ये जो वैक्स है हकीकत में ये अलसी का एक पौधा होता है, उसके बीज को गर्म करके
और ये लिक्विड सा हो जाता है, नेचुरल होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें हम चाक मिट्टी मिक्स करते हैं, फिर इसको आटे की तरह गूंद लेते हैं। तो फिर ये डब्बे में रख के थोड़ी थोड़ी हाथ पे रखते हैं और उससे जो है तो डिज़ाइन बनाते हैं। अगर कोई अपना डिज़ाइन दे, इसमें हम ड्रैगन बनाते हैं, मोर बनाते हैं, ड्रैगन भी बनते हैं इसमें। पहले हम ये बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे। यहाँ सयाह आते थे, तो अब तो सयाह हमारे मुल्क में आते ही नहीं हैं और तो हमारी चीज़ें जो हैं तो ये मांग बढ़ती जा रही हैं। तो इसके अलावा जो है तो फिर बाद में इसको कलर कर देते हैं, फिर इसे धूप में रखते हैं तो ये पक्का हो जाता है और कपड़े के अंदर जज़ब हो जाता है। सही। आप अपने धोने से ख़राब नहीं होता है। आप अपने बेटे को भी आपने सिखाया ये? जी, मेरा एक बेटा इस्लामाबाद में करता है, वो इसमें ट्रक बनाता है, रक्शे बनाता है, इसके अलावा पोर्ट्रेट बनाता है और बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो है, उसका नाम फयाज अहमद। बिल्कुल, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, इसलिए मुझे याद भी है, जिक्र भी किया था उन्होंने आपका। थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि और कितने लोग हैं जो इस आर्ट से मुंसलिक हैं? आपने तो ज़ाहिर है इसको ज़िंदा रखा, चूँकि ज़ाहिर है आप अपने दादा परदादा की बात कर रहे हैं, इस विरासत के तौर पे आपको ये मिला, लेकिन क्या आप और लोगों ने भी सीखा इसको, वो भी काम कर रहे हैं? और इसमें एक चीज़ और, चूँकि आपने बार बार जिक्र किया कि हुकूमती सरपरस्ती, और उसमें हम ये देखते हैं कि अब नई आने वाली नस्ल जिस तरह जी ये अब जो है तो मैं हूँ और ये मेरा बेटा है, और मेरी तो उम्र का तकाजा है, मैं 73 साल से अब 74 में आ चुका हूँ। अल्लाह सलामत रखे आपको। तो अब मेरे हाथ भी कांपते हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता, तो हिम्मत नहीं हारता, फिर भी जो है तो मैं चीज़ें बनाता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं तो मेरी बिक जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं बिकती कि जितनी बिकनी चाहिए। तो ऑर्डर मैं बना नहीं सकता, तो इस वजह से जो है तो बस मेरी गुजर बसर हो रही है जी। बड़ा खूबसूरत आपका काम, और जाहिर है हम ये देखकर ही बड़ी हैरानगी होती है कि बड़ा मुश्किल ये आर्ट है, बड़ी मेहनत वाला ये काम है। आपको जितनी पज़राए मिलनी चाहिए, आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले भी हैं, बट अभी की बात अगर की जाए तो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम को अप्रिशिएट, एक्नॉलेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ पढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो कि बहुत सारे लोग, अब तो ये बहुत ट्रेंड है, जाहिर है वेट लॉस की अगर बात की जाए, जिसको एक दफ़ा आदत हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, वो फिर क्या कोई और तरीका नहीं रहा होता कि उसे कुछ और करना चाहिए। वो कहता है मेरे लिए यही तरीका ये सही है जी, इतने से इतने बजे तक ना खाओ, और उसके बाद ज़ाहिर आपकी बॉडी उसकी आदी भी हो जाती है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि वेट लॉस के लिए जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, तो ठीक है खाना पीना आपने नहीं है, बट एट द सेम टाइम लोग ये कहते हैं कि लिक्विड्स का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उसमें कुछ लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ जूसेस ले रहे होते हैं, ब्लैक कॉफी लोग पी रहे होते हैं, ताकि एक भूख का एहसास जो है वो कम रहे। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, मेटाबॉलिज्म आपका, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से तेज हो थ्रू आउट। तो इसको किस तरह से मजीद इफेक्टिव बना सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों तो इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद है, वो इस बारे में जरूर बताएंगे। हमारे तो जवाब ही है। हाँ, डॉक्टर नौशीन खुद नहीं सही वाला जवाब देंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? जबरदस्त, आप सुनाएं। I should appreciate the matching right now, ना? The tie and the Thank shirt. you. बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you so much, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अदाब। क्या बात है। आज डॉक्टर नौशीन, इंटरमिटेंट फास्टिंग का रुझान बढ़ता जा रहा है? Absolutely बढ़ता जा रहा है। देखो, पहले तो समझने की जरूरत है कि होती क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को भी नहीं पता व्हाट इंटरमिटेंट फास्टिंग इज। ये एक तरह का लाइफस्टाइल है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्टकट्स नहीं चलते, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें दो विंडोज हैं, एक ईटिंग विंडो, एक फास्टिंग विंडो है। ठीक है। फास्टिंग विंडो से मेरी मुराद है कि जैसे आपने रात 7, साढ़े 7, 8 बजे अपना खाना खा लिया, उसके बाद आप कुछ सॉलिड नहीं लेते, और इसलिए क्योंकि वो आपकी फास्ट, यानी कि आपकी जैसे हमारी रमज़ान के सहरी के बाद रोज़ा शुरू होता है, इसी तरह का होता है। अगले दिन सुबह 11-12 बजे तक आपने 16-18 घंटे की फास्टिंग के बाद वो आपकी विंडो आप ओपन कर लेते हैं। क्यों है ये इस तरह? लेकिन इस फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, और चीज़ें हम कुछ और बताएंगे वो भी आप ले सकते हैं।
ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ 5 कैलोरी से बिलो रहना है, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो खुद ब खुद ही बॉडी अपना स्टोर्ड फैट बर्न करना शुरू कर देती है। 12 से शाम 7 बजे के दरमियान हमने खाना है, पर इसमें एक लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि खाना है तो दे ईट एवरीथिंग, सब कुछ खा नो 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 नो। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, गो विद द कैलोरी काउंट, गो विद द प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल। इट्स नॉट दैट कि हमने जी 7 घंटे में जो खाना है तो दिस वी बी ईटिंग। और कैलोरी काउंट जो है वो आपके वेट के लिहाज से आपके गोल पे डिपेंड करता है। 12 से 7 बजे तक की जो विंडो है खाने की, उसमें आप कुछ भी खाते जाए। ये इंपॉर्टेंट है कि अपना जो कैलोरी डेफिसिट है उसको आपने मेंटेन रखना है हर तरीके, ताकि आप जो भी कर रहे हैं इतने टाइम इतने घंटे अगर आप नहीं खा रहे तो उसका फायदा तो कम से कम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। और आपको पोर्शन कंट्रोल अपना रखना है। तो वो हर एक के गोल के लिहाज से वो डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट या प्रोबेबली आप खुद किस तरह से उसको अब तो आपके एप्स भी उसमें कैलकुलेट कर लें, आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, यानी कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 600-800 कैलोरी कम लेनी है। तो इसी तरीके से बॉडी बर्न आउट करेगी। ठीक है। अब हो क्या रहा है, जैसे मैंने मेंशन किया कि लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अब ईटिंग विंडो आपकी 12 बजे शुरू हो रही है, तो उस दौरान आप क्या क्या ले सकते हैं। सो देयर डिफरेंट डिटॉक्स वाटर। सबसे पहले जो आसान तरीन है, आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा लीमू या 1 लीमू डाल के ले लिया। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका गला सिट्रिक से एलर्जिक नहीं है। ठीक है। वन अगेन, आप 1 गिलास नीम गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल के लें। बट एप्पल साइडर विनेगर सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। और ऑर्गेनिक की पहचान है कि वो पीले रंग का होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप कहवा बना लें, दालचीनी, उसमें अदरक, उसमें ज़ीरा डाल के उसको उबाल दे दें, और जब वो थोड़ा नीम गर्म हो जाए उसमें आधा लीमू डाल के यू कैन हैव दैट ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कि कुछ रात में भी प्रिपरेशंस हो सकती हैं डिटॉक्स वाटर्स की, जैसे कि ज़ीरा पानी हो गया। ज़ीरा आपने क्या किया कि 1 चम्मच ज़ीरा आपने पानी में डाला और उसको रात को भिगो के रख दिया। इसी तरह अगर हम मेथी दाना की बात करें, वो भी रात में आप भिगो के रख सकते हैं, बट ये अलग अलग आपने लेने हैं। ठीक है, एक सेम नहीं पीना, नहीं सेम मिक्स करके पीना तो क्या होगा? नहीं मिक्स करके नहीं ना, वो वाली बात है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। एक कॉलर है हमारे साथ, केमिकल रिएक्शन से बचने के लिए दाने का ज़ीरे से क्या रिएक्शन बहुत हो सकता है। डॉक्टर साहब बताएंगे। पहले कॉलर मुमताज है। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम शोएब भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुल्तान से आपने कॉल किया, मौसम अच्छा है मुल्तान का? मुल्तान तो गर्मी है, मौसम कहाँ अच्छा है। अच्छा गर्मी है, लेकिन आम आना बंद हो गया ना वाइट चौन साहब। मैंने कहा मौसम चेंज हो गया होगा। इनसे ठीक है सर। मैं शोएब भाई अभी भी गर्मी है, आ जाओ, अभी आज क्रिकेट भी हो रहा है, वोमेन क्रिकेट, तो आप आ जाओ, थोड़ा सा मैच भी देख लो, हम आपकी खिदमत। सही बात है। चले आप आए मुद्दे पे। कॉल आपने किया, सवाल क्या है? हाँ, क्या ख्याल है? सही बात है। अब सवाल बताएं, आज के मौजूद से मुताल्लिक क्या पूछना चाहेंगे? जी जी। सवाल मौजूद तो ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि मैम से ये पूछना है कि मैं तकरीबन 2 साल से शुगर का मरीज हूँ, 2 साल हो गए, तो कंट्रोल में है, लेकिन मैम से ये पूछना है कि मैम मैं कोई मशरूबात इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, मेरा क्या खुराक दूँ? डॉक्टर मुख्तलिफ बताते, कभी मैं कहता हूँ सर मैं ये चावल छोड़ दूँ, कहते नहीं खा लो। किसने मना किया? बिल्कुल नहीं छोड़ने, मोटा गोश्त खा लो। भाई खाना है, थोड़ा बहुत तो खाना है, आपने तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, कमजोर हो गए हैं, तो खून कम हो गया है। तो मैम से मेरा ये सवाल है कि मैम मुझे ना आज भाई मेहरबानी कोई ऐसा बताएं कि मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ शाम को 1 घंटा 1.5, सही ये सब बताया कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं क्या। अच्छा वैसे आप वजन कम करना भी चाहते हैं? वजन मेरा बहुत कम हो गया शोएब भाई, 10 वजन ऑलरेडी कम हो गया है, तो ये हमने इसलिए पूछ लिया ताकि आपको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर सकें। एक और कॉलर है, फिदा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बात से बोल रहा हूँ, फिदा नाम है मेरा। मैंने सिर्फ ये पूछना था कि आजकल जो वेजीज बगैर तो बड़ी खूबसूरत, तो उनकी लुकिंग बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो भी हाइब्रिड बीज है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज होता है, वो ऑर्गेनिक नहीं होती, और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, या उनके अंदर जो एसिड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया। घर में उगाएं जी सब्जियां। एब्सोल्युटली, आई वाज अबाउट टू से दिस। आपकी मैक्स, आप जितना छोटा सा किचन, हर किसी के घर में कोई ना कोई लॉन है, अब तो गमलों में भी उगाते हैं। exactly. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हरी मिर्च से लेके खीरे से लेके इवन बैंगन तक मेरे पीछे एक छोटी सी जगह, गार्डन तो आपको चाहिए भी नहीं है, और वो आप निकाल लें, वो इतना अच्छा रहता है, वो आप कर सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन कि अगर मैं कहूँ नहीं उसको धो लें जी, नहीं जी इस तरह आप घर में उगाएं, और छोटी हरा धनिया से शुरू करें। यू कैन हरा धनिया, मिर्चें सबसे शुरू करें, कद्दू बैंगन सब लगाएं, भिंडियां भी उगा लें, वो तो ठीक है। पहले वाले भाई की तरफ आ जाएं। अच्छा, शुगर का मरीज हैं और वजन ऑलरेडी कम है,
इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ मसला ये हो रहा है कि इनको एक प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिली हुई। मसला ये होता है, हमने देखा है कि द मोमेंट यू डायग्नोज एज अ डायबिटिक और प्री डायबिटिक, आपके घर वाले आपके आगे से सारे खाने हटा देते हैं, ठीक है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उबला हुआ खाना दो, ये दो, ऐसे नहीं करना। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू विद द डायबिटिक पेशेंट्स। आप उनका पोर्शन कंट्रोल करें। सर आपने जैसे बताया कि वज़न कम हो रहा है, तो चक्की के आटे की चपाती एक मीडियम साइज़ अपने खाने में ज़रूर रखें। आपने दालों या मुर्गी या मछली से अपनी प्रोटीन्स को ज़रूर पूरा करना है, ठीक है। अगर आप ब्लड प्रेशर तो वो ख़त्म ही हो गया कॉन्सेप्ट कि अंडा नहीं ले सकते, तो आप अंडा लें। इससे क्या हो रहा है, इनके मसल्स वेस्ट हो रहे हैं, ये प्रोटीन्स भी कम खा रहे हैं और ये एनिमल प्रोटीन शायद नहीं ले रहे, इसकी वजह से इनको मसल लॉस हो रहा है। डॉक्टर साहब, कॉफ़ी की जिस तरह हम बात कर रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी वो रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप दूध और चीनी के साथ कॉफ़ी ले लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान, तो क्या वो इतना इफेक्टिव नहीं रहती फास्टिंग, या आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बस पानी फिर गया? फास्टिंग विंडो में आप कॉफ़ी से ब्लैक लेंगे, क्यों? क्योंकि वो 5 कैलोरी से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ईटिंग विंडो है, उसमें आप दूध के साथ और शक्कर के साथ ले सकते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी का लेने का फ़ायदा क्या है सबीन, कि वो आपकी भूख को सप्रेस कर देती है। तो आपको ये है कि आपको जो एकदम से भूख हंगर पैंग्स आते हैं, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें तो वो आपके हंगर पैंग्स कंट्रोल में आ जाते हैं जी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप ले सकते हैं। ग्रेट नौशीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सुबह आगे में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। समटाइम्स कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता कि उनका हमारे हेल्थ पे बेनिफिट क्या है। तो इस हवाले से आज हमें बात करनी है। इस्लामाबाद में थाईलैंड के सफारत खाने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर माँ और बच्चे की सेहत पर एक खास इवेंट का एहतमाम किया है। हम खुद वहाँ पे गए, क्या देखा और मैं जो हर्ब्स की बात करूँ वो क्यों कर रहा हूँ। To also more developmental engagement on nutrition, for example, on stunting prevention. But today it's really about changing the diet, healthier eating for everyone. How do you see the impact of this particular initiative? It's a great start. We're super excited and we want other countries, other partners to join this movement, because we know Pakistan has great agricultural potential. But again, we have to translate the availability of food to accessible food, healthy eating for everyone in Pakistan. Great. Anything you want to add by yourself? Just that join us. We're as World Food Program. We're really excited, but we can do more together towards a food and nutrition secure Pakistan. एक लेडी हेल्थ वर्कर रुखसाना साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। क्या सीखा आज? आज हमने बहुत अच्छा चिकन करी सीखा, उबले हुए चावलों के साथ। हमने बहुत अच्छी रेसिपीज ट्राई की, उनको बहुत अच्छा टेस्ट था, हमें अच्छा लगा। और इंशाल्लाह जो हमने सीखा है वो जाके घर घर जो हमारा प्रोग्राम है उसी तरह हम चाहेंगे कि हम उन बच्चियों को भी अवेयरनेस दें। हेल्दी फूड होना, हेल्दी न्यूट्रिशन होना, बच्चियों की इस एज ग्रोइंग एज होती है, और ग्रोइंग एज में अगर आप अच्छी डाइट। फिर रॉयल थाई एम्बेसी, कमलवान स्ट्रैपॉसिल, मुश्किल नाम था। और जिस तरह हम ग्रीट करते हैं, तो मैं आज थाई लैंग्वेज में ग्रीट करने की कोशिश करता हूँ। दे ग्रीट ईच अदर लाइक स्वादिक खराब, स्वादिक खराब, स्वादिक खा। क्या बात है। Hope you're doing great. Great, wonderful. It's good to have Hum TV here with us. Thank you. Likewise, it's privileged to be here as well. Would you like to tell me the idea behind this, that from Thai Embassy's garden to the table? Yeah, so what we wanted to really focus on bringing like Thai food to Pakistan people, and also giving the knowledge that you can make like your own food from the garden. Anyone can do it. So that's why we use our garden, which we grow herbs and spices already, which we all have been using for our daily meal as well. So this is like a concept that we want to promote in Pakistan, that food is healthy and can also be very delicious as well, and you can do it anywhere. Do you cook yourself as well? Actually, no. but my mother used the ingredients from the garden, the embassy's garden. तो मुझे बताएं कि जिस गार्डन में इस वक्त हम हैं, यहाँ पे बहुत सी हर्ब्स ऐसी हैं जो कि हमारे आसपास हमें नजर भी आ रही होती हैं। तो स्टार्ट इससे करते हैं। सबसे पहले ये हम इनको कहते हैं लेमन बेसिन, ठीक है। लेमन बेसिन, ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पर सूप बनाने के लिए, हम सूप में डालते हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है ये, जब सर्दी के मौसम में हम चिकन सूप बना लिया या सी फूड का सूप बना लिया, इसमें डाल लेते हैं। इसमें हम ये कौन से, ये स्वीट बेसिन है, ठीक है। स्वीट बेसिन, हाँ, ये स्वीट बेसिन है। आप लोग यहाँ पर चिकनी वगैरह यूज़ कर देते हैं ना, लेकिन हमें वहाँ पर चिकन मेन वगैरह, चिकन मेन, बीफ मेन जो आप सिखाया था ना आज, ये हमें यूज़ होता है। थाई वैरायटी भी आपने उगाई हुई है यहाँ पे, या नॉर्मली हर्ब्स मिल जाती हैं इधर? हाँ, नॉर्मली भी मिल जाते हैं यहाँ पे।
इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।